अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप मेरे मैके वालों। आज कुछ ख़ास कहना चाहती हूँ आपसे। क्यों हम ये सोचते हैं कि जो हमारी बेटियाँ हैं उनकी जल्दी से शादी कर देंगे। चलें कर दें, कोई बात नहीं, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने फ़र्ज़ से सबकदोश हो जाएं। लेकिन क्यों वो लोग, मैं तो ये नहीं सोचती, लेकिन वो लोग जो पहले की जनरेशन थे वो ये सोचते थे कि बेटी को सिलाई कढ़ाई, पकाना, रोटी पकाना, साफ़ सफाई, घर की पूरी जिम्मेदारी उठाना सिखा दो और फिर उसकी शादी कर दो। हाँ हाँ, मत भेजो कॉलेज, रंग जल जाएगा धूप में, रिश्ते कैसे आएंगे, हाय हाय बड़ा अच्छा रिश्ता आ गया, छोड़ो कॉलेज, बीच में ख़त्म करवा दो ग्रेजुएशन, छोड़ो 10वीं पढ़िए, शक्ल की इतनी अच्छी है, आराम से हो जाएगा रिश्ता। इस तरह के जुमले सुना करती थी मैं। बहुत ही करीबी लोगों से तक सुने हैं कि कर दो रिश्ता, छोड़ो पढ़ाई, अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। ये सुनते सुनते मैं बड़ी हुई, मगर मेरी अम्मी की सोच मुख्तलिफ थी और फिर मेरी सोच भी मुख्तलिफ थी। ज़माना बदलता गया, मैंने अपने सामने ऐसी लड़कियों को भी टूटते देखा जिनके हुस्न की लोग तारीफ़ें करते थकते नहीं थे, जिनके रिश्ते लाइन लगाए घर के बाहर खड़े होते थे, लेकिन उनके बाद भी शादी के मतलब उनके साथ भी शादी के बाद क्या क्या हुआ सो मैंने अपनी आंखों से देखा। और जब ये ज़िंदगी के सारे सफ़र तय करते हुए मैं इस स्टेज पे पहुंची, सो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू और माओ की तरह तब्दील हो गया कि सबसे बड़ी चीज़ है तालीम। तालीम लेने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है अपने पैरों पे खड़े होना, और फिर जो दुनिया की रीत है रिश्ता अज़दवाज में मतलब लाइक शामिल होना। सो वो जो दुनिया की रीत है उससे कोई मना नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों के फ़राइज़ से जल्दी जल्दी उनको अच्छी अच्छी जगहों पे सेट करें और रिलैक्स हों कि भाई हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। मगर मैं कहती हूँ बार बार पेरेंट्स को कि बेटियाँ जो है ना बहुत कीमती होती हैं, बेटियाँ भी और बेटे भी, औलाद ही बहुत कीमती होती है। उन्हें जल्दी 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 फेंकना नहीं चाहिए। मुझे कभी लगता है जिसकी ज़्यादा बेटियाँ होती हैं और वो ऐसी ऐसी जगहों पे अपनी बेटियों के रिश्ते कर देते हैं कि ऐसा लगता है उन्होंने अपनी, ये कहा जाता है कि अपनी बेटी फेंक दी है। अपनी बेटी को उन्होंने प्यार और मोहब्बत से पाला पोसा, लेकिन रिश्ते ऐसे किए जाए, ऐसी ऐसी जगहों पे किए जो उनके लिए नहीं बने हुए थे। और क्यों पढ़ाइयाँ छुड़वा दी, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने दिया। फिर बाद में वो बच्चियाँ जिस तरह की लाइफ उन्होंने गुजारी है, अल्लाह ऐसी किसी लाडली को लाइफ ना गुजरवाए। सो आज मैं अपने शो पे आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप उनमें से हैं जिनके माँ बाप ने जल्दी से उनकी शादी कर दी, या उनको खुद ही शौक़ था जल्दी से मेरी शादी हो जाए, बस यही है मेरी ज़िंदगी का मौक़िफ़, यही है मेरी ज़िंदगी का एम, ना पढ़ाई की ना अपने पैरों पे खड़ी हुई, तो अभी भी देर नहीं हुई। पढ़ने की, कुछ बनने की कोई उम्र नहीं होती। आपके अंदर, आपके दिल और दिमाग से एक साथ जब आवाज़ आती है और वो जब मिलकर आपको विल पावर फराहम करती है कि अब तुमने कुछ करना है, सो कभी भी देर नहीं होती। आप ये नहीं सोचेंगे हाय अभी तो मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, हाय मेरे पास तो इतना बड़ा ससुराल है, हाय मेरा मियाँ क्या कहेगा, मेरी सास क्या कहेंगी, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा। ये छोड़ दें, आपका दिल क्या कह रहा है, आप उस दिल की सुनें। आप इस वक्त, इस मौके पर, जब आप शादीशुदा हैं, बच्चों की माँ हैं, 40s में हैं, 30s में हैं, लेट 20s में हैं, आप पढ़ना चाहती हैं, आप कुछ बनना चाहती हैं, कोई देर नहीं हुई। पूरी दुनिया में 40 से ऊपर के लोग बाकायदा, आपको तो पता है वेस्ट में टीनेज में पढ़ाई छोड़ देते हैं और कमाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉलेज ही नहीं जाते, मगर जब उनको वो ज़िंदगी उनकी सेट हो जाती है और उनको ये खला महसूस होती है कि मैंने क्यों पढ़ाई नहीं की, क्योंकि जब पढ़ाई आपकी अधूरी रह जाती है ज़िंदगी में, कभी किसी मौके पे आपको खला महसूस होती है और उस खला को पूरा करने के लिए आप हिम्मत नहीं कर पाते कि मैं दोबारा से नए सिरे से करूं। शुरू करके देखिए अपनी ज़िंदगी नए सिरे से, आप अपने आप को 10 साल छोटा महसूस करेंगे। सो मैं आज आपको इस शो में ये दिखाना चाह रही हूँ कि पढ़ाई की, कुछ बनने की कोई उम्र है ही नहीं। बस जब दिल और दिमाग एक साथ मिलकर आपको उकसा रहे हैं कि निदा खड़ी हो जाओ, करो कुछ ज़िंदगी में, रुकैया, फहमीदा,
सुमैया, जो भी नाम है आपका, और आपका दिल और दिमाग आपको चीख चीख के कह रहा है तुम कुछ कर सकती हो, तुम कुछ कर सकती हो, तो वो देर नहीं है बल्कि दुरुस्त है। सो देर आए दुरुस्त आए। आज का शो ख़ास तौर पे मेरी उस औरत के लिए और मेरी उस औरत के मर्द के लिए जो उसे सपोर्ट करना चाहता है, तो आज का शो देखे और सीखे कि कैसे सपोर्ट होगी। और आप खुद अगर अपने आप को सपोर्ट करना चाहती हैं तो भी आप मेरा शो देखें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, मुझे पता है टीनेज में कुछ लड़कियां होती हैं जिनको पढ़ाई सबसे दुनिया का बोरिंग काम लगता है। मेरे हाथ पीले हो जाएं, मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा, बस मुझे ले जाएगा, मेरा और कोई काम नहीं, मुझे खाना पकाना भी आता है, घर की सफाई भी आती है और मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, घर के सारे काम आते हैं, पढ़ाई में मेरा दिल नहीं है, भी शादी कर दे मेरी अम्मी, जो रिश्ता है अच्छा शादी कर दें। कभी बेटी की सोच ये होती है, कभी पेरेंट्स की सोच ये होती है, कभी दादा दादी की सोच ये होती है और कभी खाला पुप्पो की सोच ये होती है कि बस हाथ पीले हो जाएं लड़की के और उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, किसी अच्छे लड़के से अच्छे ख़ानदान में ब्याह के चली जाए। और होता भी है, बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियाँ संवर जाती हैं, डिपेंडेंट होती हैं वो अपने हस्बैंड पे, अपनी फैमिली पर, जो दाल रोटी होती है उस पर गुजारा करती हैं। कभी कभार बच्चे जो फरमाइशें कर रहे होते हैं और उनका दिल चाह रहा होता है वो पूरी करने का, लेकिन वो नहीं उस चादर से बाहर पैर फैला सकती, तो कभी कभार तकलीफ़ भी होती है बच्चों की ख्वाहिशात या अपनी ज़िंदगी की वो ख्वाहिशात पूरी ना करके जिसको आप कर सकती थी पूरी। या कभी हालात बुरे आए तो आप अपने हस्बैंड का सहारा फाइनेंशियली भी बन सकती थी, कोई काम करके, कोई हुनर अगर, कोई स्किल अगर आपके पास होता तो। रिग्रेट करती हैं आप फिर उस वक्त को कि जब आप कह रही होती हैं छोड़ो ना, बस जल्दी से हो जाए हाथ पीले। हमारे यहाँ की अक्सर लड़कियों की ये सोच शायद उनके वालिदैन बना देते हैं, शायद उनके बड़े बना देते हैं कि बस जल्दी से अपने पिया के घर जाना है। लेकिन जैसे और चीज़ों में सोच बदल रही है, इस हवाले से भी सोचें बदल रही हैं, और जब सोचें बदल रही हैं उन्हें कौन बदलेगा। और धक्का देने के लिए और सोचें बदलने के लिए मैंने कहा यार ये सही वक्त है, मैं यहाँ पे सही हथौड़ा मारूँ इस कील के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको मोटिवेट करूँ कि अगर आप भी उन लड़कियों में से रही और आपको ये बाद में जाके रिग्रेट हुआ है शादी के बाद, मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी के साथ, मैंने अपनी ज़िंदगी जो इतनी प्रेशियस है, जो इतनी कीमती है, कुछ सीखे बगैर, कुछ किए बगैर गवा दी, सिर्फ एक फैंटेसी के ख्वाब में शादी शादी शादी। सो मुझे लगा आज के प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम है वो आज की लड़की के लिए, आज की औरत के लिए मस्ट है, क्योंकि जो रिग्रेट कर रहे हैं अभी भी देर नहीं हुई। आप ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है बच्चे थोड़े से बड़े हो गए और आप सिर्फ इन्हीं सोचों में मगन रहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ किया क्या, तो आप खड़ी हो सकती हैं, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकती हैं। और उसी के लिए मोटिवेट करने के लिए मैं आपको ऐसी ख़वातीन से मिला रही हूँ जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने आज फैमिली कंप्लीट करने के बाद भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बावजूद भी जो अपनी ज़िंदगी का मकसद है वो पाया है। और यकीन जाने जब आप ज़िंदगी का मकसद पा लेते हैं तो आप कंप्लीट महसूस होते हैं। सो आज मैं आपकी मुलाकात यहाँ मुख्तलिफ़ ख़वातीन से कराऊंगी जिनके थोड़ी सी सोच या पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी या और ज़्यादा विल पावर आप इकट्ठी कर पाएंगी। अगर आप नहीं खड़ी हो पाई अपने पैर पर तो अभी भी देर नहीं, चाहे आप किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखती हैं, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा हयात शाहीन साहिबा, जो कि PhD हैं इन मरीन ज़ूलॉजी कहते हैं ना, बायोलॉजी होती है और ज़ूलॉजी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आपसे बड़ी ख़ास बातें होंगी आज और आपने बतानी है अपनी दिल की बातें कि PhD कैसे होता है। साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ अनम अब्बासी, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और CEO हैं अपनी कंपनी की, है ना, स्किलफुल क्लब की। सो मैं आपसे शुरू करती हूँ डॉक्टर फातिमा हयात साहिबा। माशाल्लाह आप भी PhD हैं और आपकी बहनें भी PhD। सो कितने बहन भाई हैं आप टोटल?
हम लोग जो हैं वो 4 बहनें हैं सिर्फ। अच्छा, मेरे वालिद मरहूम पाकिस्तान स्टील मिल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते थोड़ा थे। सा जोर से बोलेंगी, जैसे जितनी पिच ओके, मेरी है, ओके। पिच को मैच करें। हम लोग 4 बहनें हैं। हाँ। और मेरे वालिद मरहूम जो थे वो पाकिस्तान स्टील मिल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे। माशाल्लाह। वो मेडिकल डॉक्टर थे और उनकी ही बेसिकली अगर कहा जाए कि जिस तरह कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह औरत। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई भी खातून हाँ। या लड़की या बेटी अपने बाप, भाई, शौहर या बेटे की मतलब सपोर्ट के बगैर जो है ना हमारे माशरे हाँ। में आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, चारों बहनें देखें, होता है ना जी, जब जी। आप 4 बच्चे होते हैं तो मुख्तलिफ होते हैं। जी, जी। कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई। आपके घर का ऐसा क्या माहौल था कि चारों बहनों ने पीएचडी किया? मेरी बड़ी बहन ने एमफिल बेसिकली किया और सेकंड वाली सिस्टर ने मेरी पीएचडी किया। अच्छा। उन्होंने यूरोपियन स्टडीज़ में पीएचडी किया और कराची यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट वो प्रोफेसर हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे जी। ये है कि ऐसा क्या आपके मेरे वालिद। फादर ने आपको मेरे वालिद। मोटिवेट किया था या थोड़ी सख्ती थी पढ़ाई के नहीं, ऊपर? मेरे वालिद। हाँ। उन्होंने कभी भी हमें बेटों से कम नहीं समझा और उनके ही बहुत ज़्यादा तवज्जो थी। उन्होंने कभी भी शादी को हमारे लिए बिल्कुल एक तो आप वो लोगों नहीं की रखा। लेट शादी हुई या आपने पढ़ाई के बीच में शादी आपकी? नहीं, मेरी एमएससी के फ़ौरन बाद शादी हो गई थी। फिर शादी के बाद और आपने शादी के तकरीबन 6 साल बाद मैंने अपने, जब मेरे 3 बच्चे थे, मैंने ओके। पीएचडी की तरफ अपना अच्छा, रुझान बच्चों किया। के बाद आपने जी, दोबारा से जी। सोचा, ऐसे कैसे सोचा? मतलब इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। बेसिकली अगर आप कहना चाहें तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे वालिद मरहूम की ये शदीद ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनती। ओह। उनका क्लिनिक भी मेरे नाम पे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी इंगेजमेंट के फ़ौरन बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं मेडिकल की तरफ, मेरा दिल ज़रा कमज़ोर था, मैं नहीं आ सकी। हाँ। तो दूसरी ख्वाहिश मेरे वालिद की ये थी कि हम बहनें एमफिल पीएचडी करके यूनिवर्सिटी में ऑक्यूपेशन अख्तियार करें। तो उस ख्वाहिश को, क्योंकि मैं अपने अब्बू की सबसे छोटी बेटी थी और बहुत ज़्यादा उनसे अटैच थी, तो मेरे अंदर ये एक था कि मैं इस चीज़ को करूँगी। अच्छा देखिए, ख़वातीन का तो ख्वाब होता है, जी। ठीक है, अब शादी हो गई, अब ससुराल है, जी। अब 3 बच्चे हैं, आपने अपने हस्बैंड को कैसे कन्विंस किया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ? बेसिकली मैं अगर ये कहूँ कि शौकीन मैं थी और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया कि जब मैंने उनसे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरे वालिद मरहूम की ये ख्वाहिश है और मैं करना चाहती हूँ ना, तो उसमें उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया। कितने और बच्चे आपके छोटे थे उस वक्त? मेरे बच्चे उस वक्त, बेटी 1 साल की थी जब मैंने अच्छा। स्टार्ट किया, बड़ा बेटा 3 साल का और दूसरा बेटा 2 साल तो का था। छोटे? जी। तो जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह मतलब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कराची जाती यूनिवर्सिटी, थी, जी। तो उस वक्त कौन संभालता था बच्चों को? उस वक्त संभालने में ये होता था कि घर में मेरे ससुर मरहूम मेरे अब्बू की तरह, बहुत इसमें कोई शक नहीं कि छोटी बेटी, मेरी बड़े दोनों बच्चे तो स्कूल बिल्कुल घर के सामने था, तो वो वहाँ पे चले जाते थे। अच्छा। और टाइमिंग भी ऐसी थी कि मतलब कोई पिक एंड ड्रॉप का इशू नहीं होता था। अच्छा। बिल्कुल घर के सामने था और मुझे मेरे हस्बैंड ड्रॉप करते थे। उस दौरान मेरी बच्ची जो 3 से 4 आर होते थे, वो घर में मेरे ससुर दादा, क्योंकि मेरी सास नहीं थी। अच्छा। तो मेरे ससुर मरहूम ने, वो ये बात है कि उस वक्त वहाँ लुक आफ्टर किया और स्कूल के बच्चों को मेरी बड़ी बहन, जिनका मैंने जिक्र किया, शाइस्ता, जी। वो पिक एंड ड्रॉप करती थी। फिर स्कूल से लाने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी निभाती थी। तो वो अपने घर ले जाती थी बच्चों को? नहीं, मेरे घर आ जाती थी, कभी अपने घर ले जाती थी और एक तरह से एक बड़े की सरपरस्ती रहती थी, मतलब चाहे ससुर की सूरत में या बड़ी बहन की सूरत में, वो एक सपोर्टिव एक रहता था। अच्छा, तो देखिए ना, खानदान वालों की हेल्प से जी जी आपने बिल्कुल किया। बिल्कुल। तो वो खवातीन जिनके पास सपोर्ट होती है ना, वही कर सकती हैं। अकेले बच्चों को छोड़ के जाना, अगर आपके पास सपोर्ट ना हो तो कितना मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब आप जॉब आपने शुरू की, उससे पहले आप जॉब करती थी? नहीं, सॉरी, जब आपने पढ़ाई शुरू की, जी जी, उससे पहले आप जॉब करती थी? नहीं, मैं उससे पहले जॉब नहीं करती थी। उससे पहले आप घर पे हो? नहीं, बिल्कुल। सो जब आपने जॉब पढ़ाई कर ली कंप्लीट, पीएचडी कर लिया, फिर आपने कहा कि मैं अब कुछ करूं? पीएचडी करने में मैं एक चीज़ को और तस्कर करना चाहूँगी कि जब मैंने पीएचडी का इरादा किया 2007 में, तो मेरे ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर सुहेल बरकाती। अच्छा। बहुत मारूफ प्रोफेसर हैं। हाँ। और मैं उनके पास गई, मैंने सर से कहा कि सर मैं पीएचडी कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, अपनी एमएससी मेरी हुई हुई थी। हाँ। तो लेकिन मुझे हेजिटेशन हो रहा है कि मेरे 3 छोटे बच्चे हैं। हाँ। मैं इसको कैसे करूँगी? फिर तो सर ने मुझे वहाँ पर बहुत करेज किया, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट में शुमार होती थी।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि फातिमा यू कैन डू इट, और उन्होंने कहा था कि विदाउट डिवोशन यू कैन नॉट अचीव एनी गोल इन योर लाइफ। हाँ। तो वो जुमला इतना इंस्पायर बना कि मैं अपनी थीसिस में भी अपने टीचर का मैं इसमें भी कहूँगी कि मेल सपोर्ट थी। हाँ। और इसमें सर ने मुझे बहुत करेज किया, डॉक्टर सोहेल बरकाती ने, और उनकी वजह से भी मैंने ये हिम्मत पकड़ी। पीएचडी जी। अच्छा, पीएचडी करने के बाद फिर आपने कोई अपनी प्रोफेशनल जी जी बिल्कुल। पीएचडी के बाद मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ इंटर्म आईपीएफपी पे एचईसी का प्रोग्राम था। हाँ। जिसमें पीएचडीज जो होते थे उनको जॉब के लिए भेजा जाता था। तो मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम दिया था, तो वहाँ पे मैं एज ए आईपीएफपी असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुई। अच्छा। फिर वहाँ मेरे पढ़ाने के अंदाज से, मेरी मुख्तलिफ चीज़ों से बच्चों ने जो मेरे बारे में जो रिमार्क्स दिए, हाँ। उनकी वजह से फिर मैंने अप्लाई भी गवर्नमेंट जॉब पे किया हुआ था। हाँ। तो 2019 में मतलब इंटरव्यू वगैरह हुआ और सिलेक्शन बोर्ड में मैं सिलेक्ट हो गई। ओह वाओ वाओ। सो अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माशाल्लाह। तो और बच्चों के साथ, बच्चे छोटे, आपने एक करियर चुना, पढ़ाने का करियर, जो कि बाकायदा मैं तो कहती हूँ खून मांगता है वो। जी बिल्कुल। आप अपना इल्म किसी के और हवाले कर रहे होते हैं और वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी। सिर्फ आपके पर उस वक्त 3 बच्चे नहीं, आपके सारे स्टूडेंट्स आपके बच्चे। बिल्कुल। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाई? मैंने इस तरीके से किया कि अपने बच्चों को भी मैंने एजुकेशन में माशाल्लाह से बहुत तवज्जो दी। हाँ। और साथ में मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं समझा कि वो मैं कोई जस्ट अर्निंग मनी के लिए आ रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे ये शौक़ था, मैं चाहती थी कि मेरे मुल्क की बच्चियाँ भी आगे बढ़ें। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 स्टूडेंट्स एमफिल हो चुकी हैं। अरे वाह। मैंने उनको एमफिल कराया, और वो बच्चियाँ थी जिनको बीएससी पार्ट 1 से मैंने पढ़ाया। और मास्टर्स उन्होंने मेरे साथ किया। आपके बेटे हैं कि बेटियाँ? मेरे 2 बेटे हैं, फिर एक बेटी है। सो आपकी मतलब मैं, क्योंकि आज जिस तरह का मेरा आज का शो है, जी आप क्या सोचती? क्योंकि माशाल्लाह आपके पेरेंट्स ने प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन को रखा। बिल्कुल। शादी हुई, साथ साथ एजुकेशन भी रही, और आप लोगों को ऐसा पाला कि शादी के बाद भी आपने कंटिन्यू किया। सो जाहिर है आपका ब्रॉटअप वैसा है। आप जो आपकी स्टूडेंट्स हैं या आपकी बेटी है, आप क्या समझती हैं कि अपने पैरों पे खड़े होना, एजुकेशन लेना कितना इम्पोर्टेंट है शादी होने के साथ साथ? बहुत ज़्यादा। जो एक ट्रेडिशन है हमारा। जी देखिए, अब ज़माना तब्दील हो चुका है। हाँ। ज़माने की ज़रूरियात तब्दील हो चुकी हैं, और इस दौर में मैं समझती हूँ कि लड़कियों की तालीम, लड़कों की तो है ही, लेकिन लड़कियों की बेइंतहा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक अच्छी माँ देंगे, ज़रूर ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि सिर्फ एक अगर घरेलू खातून है तो वो एक अच्छी माँ बन सकती हैं। नहीं, इसमें एक तालीम याफ्ता माँ, एक वर्किंग वुमेन भी बहुत अच्छी माँ बन सकती हैं। बस बैलेंस करना होता है अपने। यह है कि मैं मानती हूँ कि हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप डिवोटेड हैं और एक जुनून है, तो फिर आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप अच्छे बच्चे भी तरबियत दे सकती हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर सकती हैं, और उनको आप अपने लिए एक माइलस्टोन साबित कर सकती हैं। देखते हैं कि आपके कहने पे कितनी बच्चियां इंशाल्लाह पीएचडी करती हैं इंशाल्लाह। जी। सो मैं इस वक्त अनम अब्बासी से बात करूँगी। जी अनम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ अनम कि आप ज़िंदगी की जिस स्टेज पर हैं उसमें प्रोफेशनल और जो पर्सनल लाइफ है दोनों को कैसे मैनेज कर रही है? कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बेटे। अच्छा। और शादी को कितना अर्सा हुआ है अनम? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो शादी से पहले अनम क्या करती थी? कुछ काम करती थी या पढ़ती थी? नहीं, मुझे शुरू से ही इंजीनियर बनने का बहुत शौक था। अच्छा। तो 18 इयर्स की थी तो मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। अच्छा। उसके 2 साल बाद मेरी शादी हो गई तो थी। जल्दी जल्दी अम्मी ने कर दी? बस फर्स्ट रिश्ता जो घर पे आया था, बस उसी से मेरी शादी हो गई थी। क्यों? क्या अच्छा रिश्ता है? चलो हाँ, लड़की को बस फौरन। पढ़ने का शौक नहीं था? नहीं, बहुत शौक था। मुझे याद है मैं बहुत रोई थी जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था पहला। हाँ। कि मुझे पढ़ना है, बट मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा। तो मेरे पास चॉइस थी, मेरे पास 2 साल थे, मेरे पास चॉइस थी मैं BCS करूं या BSc करूं। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं, तुम BCS लो और मैं तुम्हें शादी के बाद कंप्लीट कराऊंगा। अच्छा, शादी के बाद कंप्लीट? तो मैंने 2 इयर्स का किया। उसके बाद शादी के बाद मैंने अपना 1 साल कंप्लीट किया। फिर मेरे वो बहुत मुश्किल होता था ऑब्वियसली शादी के बाद कंप्लीट करना। बिल्कुल मेरे जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था उस दिन मेरी ढोलकी थी। जब मैं घर में आई 2 वीक्स का ब्रेक था, उस 2 वीक्स के ब्रेक में मेरी शादी के सारे फंक्शंस हुए थे। हाँ। उसके बाद फिर मेरी दोबारा से कॉलेज स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने पूरा 1 साल अपना कंप्लीट किया। हाँ। फिर मेरे हस्बैंड ने ही मेरा एडमिशन करवाया यूनिवर्सिटी में।
मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मैं कैसे करूँगी, पर उन्होंने कहा नहीं तुम कर लोगी वो इंशाल्लाह। छोड़ने जाते थे सुबह? हाँ, वो छोड़ने जाते थे, वैन उन्होंने मेरी लगाई हुई थी। हाँ। मैं वैन से जाती थी, वैन से आती थी। फिर फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा बहुत अच्छे से गुजरा, सेकंड हाँ। मेरा बहुत अच्छे से गुजरा। हाँ। मुश्किल होती थी घर को मैनेज करना, शादी के हस्बैंड कितने को। महीने बाद आपने दोबारा से पढ़ाई शुरू? फौरन, मतलब फौरन? शादी मतलब मतलब मेरी दावतें खाई, शादी की और बस? शादी मेरी ब्रेक में हुई थी ना, से मेरे एग्जाम्स एंड हुए, मेरा 2 वीक्स का ब्रेक आया, उस ड्यूरेशन में मेरी शादी हो गई। ओके। फिर उसके फ़ौरन बाद मुझे दोबारा से कंटिन्यू करनी बहन पड़ी। घूमने फिरने नहीं गई? हाँ, घूमने फिरने गई। 1 महीने का ब्रेक लेके हनीमून करके फिर आके फिर कंटिन्यू कर ली। अच्छा। फिर सेकंड सेमेस्टर मेरा जब हुआ अच्छे से, थर्ड सेमेस्टर में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। अरे बाप रे। फिर मुझे उसी कंडीशन में मुझे थोड़ा होता था, बहुत सारे लोग आ गए कि अब कैसे करोगी, अपने आप को देखो, बच्चे को देखो। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं तुम तुम्हें कंटिन्यू तो करो। प्रॉब्लम नहीं हुई लाइक प्रेगनेंसी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत अटेंड करना? प्रॉब्लम हुई स्टार्ट में, क्योंकि ज़ाहिर obviously। nausea होता हाँ, है। nausea होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह हाँ। उठ के जाना, और फिर यूनिवर्सिटी आपने रेगुलर जाना है, आप ऑफ नहीं कर सकते। बिल्कुल। बट मैंने कंटिन्यू किया, और वो भी हिम्मत की। साइंस तुम्हारे पास? हाँ, मेरा साइंस बिल्कुल के सब्जेक्ट्स तो ज्यादा क्रेजी होते हैं भाई। बिल्कुल। और हमारा ऐसा नहीं है कि आप जस्ट आप गए अपने क्लासेस लिए, हमें वर्किंग करनी पड़ती है, प्रैक्टिकली हमें करना पड़ता है practical, viva, ये सब, हर सब। चीज़, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, हाँ। सब कुछ हमने करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो जब तक हिम्मत है इंशाल्लाह देखती हूँ। हाँ। फिर मैंने कंटिन्यू किया, मेरा फिर थर्ड सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। 8 मंथ तक मैं अपनी यूनिवर्सिटी मैंने कंटिन्यू की। फिर मैंने 1 मंथ की मैटरनिटी लीव ली। फिर उस दौरान मेरा बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह से। माशाल्लाह। फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और फाइनल ईयर्स अपने फाइनल छुट्टी एग्जाम मिल जाती थी? हाँ, वो अल्लाह का शुक्र है कि टीचर सब देखते थे कि माशाल्लाह डिवोटेड स्टूडेंट है, पढ़ती है अच्छा, तो वो भी कोऑपरेट करते थे। तो 1 महीने की मैटरनिटी लीव आराम से मिल गई थी। फिर उस ड्यूरेशन में फिर उससे रिकवर हुई, अपना मेरा सी सेक्शन हुआ था, उसमें भी जा नहीं सकती थी। हाँ। फिर उसके बाद दिसंबर में मेरा लास्ट पेपर्स थे, वो मेरा बेटा छोटा सा था, उसको मैं अपनी अम्मी के पास छोड़ के जाती थी। कितने महीने का होगा वो? उस वक्त वो 2 महीने का था। हेलो, 2 महीने के बच्चे 2 महीने के बच्चे को मैं छोड़ के तो तुम एग्जाम की तैयारी कैसे करती थी यार? मैं एग्जाम्स की तैयारी अपनी अम्मी के घर आ गई थी फिर 1 मंथ के लिए ना, अच्छा। क्योंकि फिर बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो मैंने सारे एग्जाम्स अपने ससुराल से ही, अपने घर से ही दिए हैं। मेरे सही। हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे, खाना बनाना, चीज़ें सारी करना, मैनेज, वो बहुत सपोर्ट करते थे। हाँ। फिर मेरे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट था, मेरी अम्मी का, मेरी बहनों का। तो मेरी अम्मी फिर कहती थी नहीं तुम जाओ पढ़ो, हम देख लेंगे बच्चे और को। ससुराल वालों के साथ रहती थी? ससुराल में कोई ऐसा है नहीं, मेरे अच्छा। हस्बैंड हैं, उनकी बहनें हैं, अच्छा। तो वो दोनों मैरिड थी। अच्छा। ससुराल में कोई ऐसा है नहीं। तो जो घर की सारी जिम्मेदारी होती थी किचन की, वो हस्बैंड संभाल लेते थे? हस्बैंड, हाँ, कभी हस्बैंड ने संभाला, कभी मैंने, लेकिन वो बहुत कोऑपरेट करते थे। अच्छा। ऑब्वियसली उनकी रोटी cooperation- बाहर से आ जाएगी, हाँ, कोई बात नहीं। बिल्कुल कोई ले मसला आऊंगा नहीं मैं सालन बाहर से, अगर तुम नहीं पका एग्जाम्स है सक तो रही। कोई खाना ना बनाओ, कुछ ना हाँ। करो, सिर्फ पढ़ो, तो बहुत सपोर्ट करते थे। ऑब्वियसली लाओ आपके पास बच्चे को मैं पकड़ लेता हूँ, तुम जाओ रट्टा नहीं, मारो। बच्चे का सेशन तो बाद में आया, उस वक्त तो अच्छा। वो हो चुका था, उस वक्त तो अम्मी ने देख लिया था। हाँ। फिर ये था कि ज़ाहिर है बच्चे के साथ पे मैं जॉब नहीं कर सकती थी 9 to 5, और मेरी फील्ड ऐसी थी कि प्रोफेशनल फील्ड थी, जॉब तो लाजमी थी। हाँ। तो फिर मैंने वो सेक्रीफाइस किया कि मैंने जॉब अपनी उम्मीद की, जॉब नहीं की। फिर 1 साल 2 साल गुजरा तो मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखना शुरू की, और फिर मैंने केक्स बनाने शुरू किए। फिर मैंने अपना तुमने कहा कि मैं हाँ, कुछ कहीं करूं। तो मैं, मतलब जब आप पढ़ाई किए हुए होते तो आपके अंदर एक एनर्जी होती है कि आउटपुट किधर दें, जब इतना आउटपुट, सारा इनपुट है तो बिल्कुल। आउटपुट तो वो जाहिर है। आपने कहीं, ये कितना अच्छा आइडिया मुझे आपका लगा है कि उस वक्त छोटा बच्चा है जिसको माँ की उस एज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल। आप प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं बन सकते क्योंकि ज़ाहिर है ऑफिस वाले कहेंगे भैया आप माँ हो कुछ हो, हमें तो आपका पूरा आउटपुट चाहिए, मगर उस वक्त बच्चे को सबसे ज़्यादा आप चाहिए। तो आपने अपनी सारी एनर्जी केक्स की तरफ हाँ, लगा। फिर मैंने ऑनलाइन जो है वो पेज बनाया, मेरा फर्स्ट ऑर्डर बहुत हिट हुआ। फिर मेरा एक केक घर में ही कर रही होती थी? घर में ही कर रही थी। फिर मेरा एक केक वायरल हो गया था, उसमें मैंने अभिनंदन बनाया था। वो जो है ना वो अच्छा। मेरा वायरल हो गया, तो उसके बाद मेरे फॉलोअर्स, लाइक्स बहुत बढ़े। हाँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से ही बेकिंग करती हूँ, घर से ही रन कर रही हूँ। और इंजीनियरिंग तुम कंटिन्यू नहीं कर पाई? नहीं, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन जो क्रिएटिविटी थी ना दोनों की सेम है, उसमें भी क्रिएटिविटी चाहिए थी और यहाँ पे भी क्रिएटिविटी चाहिए तो तुम्हें कुछ फायदा हुआ उस डिग्री का, वो पढ़ाई का? बिल्कुल, यहाँ केक्स हाँ, में बिल्कुल फायदा फायदा हुआ। उस डिग्री तो डिग्री है, वो तो कहीं ना कहीं लाइफ में कभी रहेगा नहीं जाती, कभी नहीं जाती, है ना? बिल्कुल रहेगा नहीं जाती। डिग्री बहुत ज़रूरी है हर लड़की के लिए, और मैं यही कहना चाहती हूँ हर लड़की, ज़रूरी नहीं है शादी हो गई तो आप छोड़ दें। हाँ। बस अच्छा सोचें, जब आप सोचेंगे ना खुद ब खुद, अच्छा जब नीयत अच्छी होती है ना तो मंजिलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं और रास्ता खुद ब खुद बनता चला बस जाता है। थोड़ी सी ना मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आपको ट्रे में रखी ट्रे में हुई रखी चीज मिल मिल जाए। बिल्कुल। उसके कहते हैं ना, मेरी अम्मी कहती थी कि पानी पीने के लिए कुआं भी खोदना पड़ता है हमें तो। बिल्कुल। सो अगर आपके अंदर मेहनत करने की हिम्मत है तो आप हर हुनर को सीख सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अगर आपने अभी शो लगाया है तो आज हम बैठे हैं उन ख़वातीन के साथ जो ये समझती हैं कि ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े होना, एजुकेशन कंप्लीट करना कितना ज़रूरी है। और मुझे लगता है वो सारी बच्चियाँ जो शायद टीनेज में ये नहीं समझती थी कि किसी भी स्किल का आपके पास होना या एजुकेशन का आपके पास होना आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी ज़िंदगी कितनी हमवार करता है, वो शायद उस वक्त ये नहीं जानती थी। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आया तो वो रिग्रेट करती रहीं, क्यों नहीं हमने अपनी पढ़ाई पर उतनी तवज्जो दी, क्यों नहीं हमने कुछ सीखा, क्यों हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया शादी की तैयारियों में, या फिर खाली बस शादी के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई वगैरह वगैरह, वो सीखने में। क्योंकि अम्मा तो हमेशा से चपत मार के यही कहती थी, सीख लो, दूसरे घर जाना है। क्यों नहीं अम्मा ये कहती, कुछ सीख लो, तुमने अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी है, अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाना है, अपनी ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना है। क्यों नहीं ये वाली बात चेंज हो जाती। और जब अपनी ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी जायज़ ख्वाहिश के मुताबिक चलाना है तो आपके पैरों पे खड़ा होना आपका मस्ट है, चाहे वो कोई भी एज हो। सो आज मैं आपकी ख़वातीन, मुख्तलिफ़ ख़वातीन से मुलाकात करवा रही हूँ जिन्होंने शादी के बाद भी इस चीज़ से कासिर नहीं रही, वो कि मैं बस अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब क्या करना, पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़ी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शईमा ज़हीर जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और क्या क्या हैं ये खुद बताएंगी, है ना। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शमा शम्स जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और ओनर हैं द हाउस ऑफ क्रोशे, जिसको हम क्रोएशिया भी कहते हैं उर्दू में। सो वेलकम आप लोगों का शो पे। मैं शुरू करती हूँ शईमा से। जी बिल्कुल। शईमा, आपकी ज़िंदगी की क्या कहानी है, आपकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिल सकता है। वो औरत जो घर बैठी हुई है और शायद क्रोएशिया भी आता हो उसको, तो क्रोएशिया बुन रही होगी, वो भी एक स्किल है, उसको भी वो यूटिलाइज़ कर सकती है, उसे नहीं पता। क्रॉस स्टिच भी आता है, सिलाई कढ़ाई भी आती है, वो बैठे बैठे कुछ करिए, लेकिन उसको भी वो यूटिलाइज़ कर सकती है, चैनलाइज कर सकती है। कैसे, वो ये सब जब अपनी बातें करेंगी तो आपको पता चल जाएगा। जी शईमा। जी कैसी हैं आप निदा। और मुझे जो है बहुत अरसे से जो था एक शौक़ था कि मैं कुछ करूं, लेकिन वही बात है, जब मैं पढ़ रही थी तभी मैंने ये सोचा था मैं जेनेटिक इंजीनियर बनूंगी। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लें या कुछ लोग कहते हैं फॉर्चुनेटली शादी हो गई। हाँ। तो वो चीज़ें बीच में रह गई। लेकिन यह है कि तो क्या अम्मा अब्बा ने कंप्लीट नहीं कर दी थी, उन्होंने कहा मेरी बेटी का रंग काला हो जाएगा, धूप में ना निकला करो, या क्या? बेसिकली बहुत पहले की बात है, 93 दिसंबर में मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 12। तो फिर अम्मी ने जो है वो पढ़ाया हमें, हमने यूनिवर्सिटी लेवल पर आए तो अम्मी का एक था कि भाई रिश्ता आ जाए तो पहले मैं इनसे फ्री हो जाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है जब अब्बू नहीं होते ना तो अम्मियों की यही सोच हो जाती है। तो फिर मैंने अम्मी से यही कहा कि चलिए ठीक है, लेकिन मेरा ड्रीम जो है वो मुझे जगाए रखता था। और वो भी फिर मैंने पूरा कब किया, जब शादी के ऑलमोस्ट 9 इयर्स के बाद मैंने अपना करियर परसू किया। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आई जो कि वाकई में लाइफ को 180 कहते हैं 360 डिग्री आपको टर्न कर देती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे डे 1 से लेकर जब तक 9 इयर्स तक मुझे कुछ भी बाहर का नहीं पता होता था, हर चीज़ घर में हर चीज़ बना ली। आप पाकिस्तान में रहती थी? हाँ, मेरी शादी पाकिस्तान में ही हुई। हम अब्बू की डेथ के बाद पाकिस्तान आ गए थे, सऊदीया में पैदाइश और बिगनर एजुकेशन वहीं। अच्छा, अब्बू के साथ आप सऊदीया में हुए? हाँ, हम लोग वहीं पैदा हुए, 5 बहन भाई। एंड देन फिर अब्बू की डेथ के बाद अम्मी हम सब यहीं आ गए। तो नानी के साथ रहते थे, फिर पढ़ाई की। अब शादी के बाद ये था कि मेरे हस्बैंड कहते थे तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब बच्चे हो गए 3 वक्त के साथ साथ, उन बच्चों में भी मुझे वो कहते थे पकाओ नहीं, बस बच्चे देखो। तो मैंने खाना भी ना बिल्कुल ना पकाने की हद तक पकाया होगा। तो बस वो हर चीज़, मतलब खाना कौन पकाता? मतलब बर्गर आ गया, कभी ब्रोस्ट आ गया, बच्चे सेरेलैक खा रहे हैं, पराठे बस बना लिए, बहुत ऐसा। अच्छा, मतलब मियाँ ने आपको बड़ा लाडली बीवी बना के पैम्पर करके रखा कि बस तुम बच्चे देखो। एग्जैक्टली। और खुद अच्छी तैयार मैं आऊँ तो मेरी लाइफ में मुझे लगता था अब कुछ नहीं है, बस बच्चे और हस्बैंड है। इवन कचरे वाला जब आता है आपका
तो मैं स्वीपर को इतनी सी जगह में से देखती थी कि वो आ गया ना, तो उसको भी नहीं खोलती थी दरवाज़ा, इतना ज़्यादा मैं वो हो गई थी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर देते हैं, हाँ। आपका सारा लगता है जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब मुझसे कभी वो गाड़ी में बैठे बैठे कहते हैं अच्छा जल्दी से शॉप से अच्छा, ये ले उनका लो। ये पैम्पर करना आपको हाँ, अच्छा लगता मुझे था? अच्छा लग रहा था हाँ, उस वक्त ना। हाँ। मगर मैं यही लोगों को बताना चाहूँगी कि लाइफ ऐसी हर वक्त नहीं होती। क्योंकि उन दिनों जब मेरी 2 बेटियां थी और मेरा छोटा बेटा पैदा नहीं हुआ था, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट ईयर क्या था, यादें ड्रामा था ये पीटीवी का, जिसमें नाहिद शबीर और अदनान सिद्दीकी, दोनों की लव मैरिज होती है और अदनान सिद्दीकी किसी काम से आई थिंक नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है तो याददाश्त चली आती है। Okay. तो ये एक पूरा डिज़ास्टर उसकी लाइफ में आता है। तो मैं अपने हस्बैंड को घर आती ही ना पूरी स्टोरी सुनाने बैठ गई कि यार ये कैसे हो सकता है कि उसकी याददाश्त चली गई, वो उसको नहीं पहचानता, उसको घर से निकाल दिया और वहाँ उसकी शादी भी कर दी। यानी अब अदनान सिद्दीकी की सेकंड मैरिज हो गई है। हाँ। क्योंकि वो पहचान नहीं रहा किसी को, कोमा से यानी कि वो आया वापस तो उसने नहीं पहचाना। तो मैंने कहा ये ऐसा होता तो नहीं है ना? तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं शहीमा, ये रियलिटी होती है। हाँ। बस मुबालगा राई हो जाती है, किरदार बदल दिए जाते हैं और ड्रामा बनता है इसी तरह। मैंने कहा लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये ऐसे कैसे, वो इतना प्यार करता था उससे और इसे अब नहीं जानता। लास्ट एपिसोड आई तो उसमें आखिर में यही दिखाते हैं कि वहाँ अम्मी और बेटा जवान है, मतलब बेटा जवान हो गया और यहाँ अदनान सिद्दीकी किसी और के साथ है और उसे नहीं याद आता और ये ख़त्म हो जाता है ड्रामा। तो इस पे ना मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग जो है ना मेरी हर्ट हो रही थी, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी वो लव बर्ड वाली चल रही है। तो मुझे वो ड्रामे की ना एंडिंग अच्छी नहीं लगी। उसी के बाद कुछ साल बाद ही मेरे हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हुआ। ओह माय गॉड। और वो रोड एक्सीडेंट इस तरह हुआ कि उसके पीछे एक चीपा एम्बुलेंस थी मेरे हस्बैंड के पीछे, और मेरे हस्बैंड उस वक्त बाइक राइड कर रहे थे और हेलमेट पहना था। किसी ने रोड क्रॉस की तो उसको बचाने के लिए वो स्लिप हो गए और हेलमेट जो है फुटपाथ से टकरा के फट गया। वो बेसुध पड़े हुए थे तो वो चीपा वालों ने कहा शायद ये डेड बॉडी है, क्या है, चलो उठाते हैं। उन्होंने उठाया, फिर गाड़ी में जब वो रखा तो उन्होंने कहा यार ये नब्ज़ चल रही है, जल्दी से अब्बासी क़रीब है। अब वो अब्बासी गए तो थाने में उनका मोबाइल और बाइक दे दी गई। अब थाने से जब फ़ोन आया तो मैं सब कुकिंग कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा आज शाम में हम शॉपिंग पे चलते हैं। मेरे हस्बैंड शॉपिंग भी ऐसी कराते थे कि कल शादी है, एक दिन पहले वो सब ख़रीद के ले आएंगे। वो बिज़नेसमैन हैं तो आपको पता है उनके पास टाइम नहीं होता, वो इतनी दुकानें नहीं घूमते, वो डमी पे जो अच्छा लगेगा वो कहते थे बस ये ले लो। तो मेरी भी ऐसी आदत थी, मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। तो थानेदार ने कहा जी आप ये कौन बोल रही हैं आप? मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? ये मेरे हस्बैंड का नंबर है। तो कह रहे हैं हाँ बीबी वो इमरजेंसी में गए हैं अब्बासी, किसी को भी भेज दें आप। तो मेरी तो हालत ख़राब होगी कि मैं किसको भेजूं। और वहाँ पे उन्होंने डायल नंबर पे जिनके भी डायल नंबर थे उनको डायल करके वहाँ बुला लिया था। तो उन्होंने कहा कि ये 2 घंटे के मेहमान हैं, आप इन्हें घर वालों से मिलवा दें, आप हम इनका नहीं कर सकते कुछ, इनकी ब्लड क्लॉटेज इतनी ज़्यादा है माइंड में कि अब ये कभी भी मर सकते हैं। तो मुझे मेरे जेठ और उनके दोस्तों ने फ़ोन नहीं किया, बल्कि वो फिर आगा खान चले गए कि आगा खान में शायद कुछ अच्छी बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाए। तो ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पर जो है न्यूरो सर्जन मौजूद नहीं थे। फिर वो लियाकत गए, लियाकत में जाकर उन्होंने जब चेकअप कराया तो कह रहे हैं कि भाई 5 घंटे आप मिलवा दें, कोमा में चले जाएंगे या डेथ। तो 20% डेथ चांसेस हैं, 80% कोमा चांसेस हैं। आप दुआ करें कि चले कोमा में जाएं तो शायद हम कोई ट्रीटमेंट कर सकें। तब मैं जब तक हॉस्पिटल पहुंची तो फिर वो कोमा में जा चुके थे और मुझे ये बताया नहीं, मेरे जेठ ने बस कहा कि वो बेहोश हैं। अब मैं रोज़ हॉस्पिटल जाती और रोज़ देखती कि वो आंखें क्यों नहीं खोल रहे, तो वो कहते हैं अभी सोया है। यानी उन्होंने मुझे पूरे 1-1.5 महीने तक सिर्फ ये बोलते रहे कि अभी सोया है, अभी नींद में है। और वो कोमा में थे। कोमा में थे क्योंकि उनको ये था कि इसकी एज अभी इतनी नहीं है तो हम बताएंगे तो ये परेशान हो जाएगी। और मैं अपने बच्चों को छोड़ के सिस्टर के पास फिर मैं आती थी और सुबह से रात तक मैं बैठी रहती थी, वो आंखें ही नहीं खोलते थे। फिर जब उन्होंने जिस दिन आंखें खोली तो मुझे फ़ोन घर पे आया कि जल्दी से आओ, तुम्हारे शहज़ादे ने ना आँख खोल ली। मैंने कहा अच्छा। जल्दी से जब मैं आई तो डॉक्टर उस वक्त एक सेशन कर रहे थे कि इतने साल पहले वाले लोगों को बुलाएं, फिर इतने साल। तो जब मेरी बारी आई तो मेरे हस्बैंड से कहा आपने इन्हें पहचाना? तो उन्होंने बस मेरी तरफ नज़रें करी और वापस कह दिया डॉक्टर को नहीं। तो उसी वक्त मैं बिल्कुल गिर गई थी नीचे, मतलब मेरी टांग में जान नहीं थी, मैं बिल्कुल धड़ाम से गिर गई। डॉक्टर ने ही मुझे पकड़ा और कहा बीबी इस वक्त ये परेशानी की बात नहीं, ये देखिए इन्होंने आंखें खोल ली। मैं कहा ये मुझे नहीं पहचान रहे, हमारी शादी को 9 साल हो गए। तो कह रहे शादी हुई है? तो कह रहे नहीं। उन्होंने जब नहीं बोला सर हिला रहे थे बस, क्योंकि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। और अब मेरे दिमाग में वो ड्रामा अगर मैंने नहीं देखा होता मुझे ये झूठ लगता, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं देखते ना, आप रियलाइज़ भी नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते कि यार ये ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है।
क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि किसी के सर पे चोट लगे और वो इतना भूल जाए कि वो अपने लोगों को नहीं पहचाने। तो उन्होंने कहा ये 12 से 15 साल पीछे चले गए, जो हमने इनकी हिस्ट्री चेक की है, जिन लोगों ने इनसे मुलाकात की है, तो आप अभी इनकी याद में नहीं हैं। तो आप कोशिश करें इन्हें याद दिलाने की, लेकिन ज़ोर मत दीजिएगा। मे बी कि इन्हें सब याद आ जाए और मे बी कि ना याद आए, जितना ये चाहते थे अब वैसा ना चाहें, बट नेचर इनकी वही रहेगी। तो नेचर क्योंकि नहीं बदलती है, आप परेशान नहीं हो। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया। फिर उन्होंने विज़िट कराया उन लोगों का जिनको कोमा गुजरा है या कोमा के दौरानिए में थे। एक खातून से मेरी मुलाकात हुई कि मेरे बेटे ने फर्स्ट ईयर में उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे सिर्फ 5th क्लास का याद था, उसने 5th से दोबारा पढ़ना शुरू किया। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ फिर मुझे दिखाई कि आप हिम्मत करें, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। और फिर उनका घर आना, चल नहीं पा रहे थे, वो सब भूल गए थे। फिर उनके वर्ड्स जो थे, लाइक लाइट को अलमारी कह रहे हैं, चाबी को वो किताबें कह रहे थे और बाइक को कंप्यूटर। तो इस तरह कह रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर। तो मैंने कहा आपके पास तो लैपटॉप है, कंप्यूटर नहीं। तो उन्होंने इशारा यूँ तो किया। आपने क्या किया? थेरेपी उनकी चली। फिर अच्छा, पहले फिजियोथेरेपी हुई, फिर स्पीच थेरेपी। जब बोलना शुरू किया तो मुझे पता चले तो कुछ गड़बड़ हो गई है। इतने दिन फाइनेंशियल ये पहले कौन सब उठा रहा था? मेरे हस्बैंड का क्योंकि बिजनेस था। हाँ, तो जो उनका जमा पूंजी थी हाँ, तो सारी। एक और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि हमें ना कंबाइन अकाउंट्स रखने चाहिए, वाइफ एंड हस्बैंड हो। जॉइंट अकाउंट जी, जॉइंट अकाउंट हो या उसका पर्सनल भी हो, इसका भी हो। मेरे पास का जॉइंट नहीं था क्योंकि हस्बैंड सारा कुछ कर रहे थे। तो मैंने पैसे निकालने थे, नहीं निकाल पाई। उनको सिग्नेचर भूल गई तो वो चेक साइन नहीं कर पा रहे। उनका जो कार्ड था वो ज़ाहिर ख़राब हो गया था, ATM कार्ड। तो ये भी प्रॉब्लम एक फ़ेस की, जिसकी वजह से मैंने लोन लिया उनके बिज़नेस को रन करने के लिए, क्योंकि घर हमारा रेंट पे था तो हमें रेंट पे करना है। तो लोन लेके मैंने उस टाइम 3 मंथ्स तो मैंने ये किया और फिर बिज़नेस दोबारा स्टार्ट कर लिया। तो मुझे उससे रिटर्न आना शुरू हुआ। ये भी मुझे मेरे हस्बैंड ने, जब 2008 में ज़लज़ला आया था, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई थी कि बिज़नेस ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इस तरह बिलिंग होती है, इस तरह इन्वॉइस बनती है। तो मैंने कहा भाई आपके ये जो 3 बच्चे हैं ना, इन्हीं को देख लूँ, बड़ी बात है। कह रहे नहीं, अगर मैं आगे पीछे हुआ तो तुम्हें आना चाहिए। मैंने कहा आगे पीछे का मतलब क्या होता है? कह रहे यही कहीं मैं आउट ऑफ सिटी चला गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया, तुम कर सको। तो वो चीज़ें भी उन्होंने मुझे गाइड की। यानी कि अल्लाह ताला जो मुसीबत आप पे डाल रहा होता है ना, जिम्मेदारी एक या आपके लिए आजमाइश, आपको प्रिपेयर कर रहा होता है। तो फिर आपने तो ये उस सब बीच क्या किया जब वो इस कंडीशन में रहे? फिर आपने कोई कोर्सेज या कोई ऐसी चीज़? हाँ, इसके बाद फिर मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ, ये तो इनका बिज़नेस है, अगर मुझसे ये हैंडल नहीं हुआ, एटलीस्ट मैं कुछ कर सकूँ। तो मैंने इस बीच जो है, पहले तो मुझे अपनी थेरेपी की भी नीड पड़ रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड को मैं याद नहीं आ रही हूँ और मुझे हर कोई बुरा लगने लग गया था। कोई अपनी बात करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने काफ़ी इस चीज़ से मैं गुज़री। इसके बाद मैंने अपने आप में ये रियलाइज़ किया कि मैं किसी भी फील्ड में अगर आगे जाना चाहती हूँ तो मुझे स्किल्स लर्न करनी पड़ेंगी। तो मैंने डिफरेंट स्किल लर्न करी, जिसके अंदर बिज़नेस किस तरह से किए जाते हैं स्टार्ट, मार्केटिंग सीखी, इसके अलावा नेटवर्किंग सीखी। सारी चीज़ें कि जब मैंने सीखना शुरू की तो मैंने उसी दौरान, जब मेरे हस्बैंड को मैं नहीं भी याद थी, तो मैंने अपनी इनकम अर्निंग शुरू कर दी थी। ओके। और इसी दौरान जो है, मेरे हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा धुंधला याद आता था, लेकिन वो मुझसे कहते थे कि आप अपने बच्चों के साथ जहाँ जाना चाहती हैं चली जाएं। यहाँ पर मुझे होता था ये मुझे रख लें, मतलब अब अपने साथ ही रखें जब मैं इतने सारे साल साथ हूँ। 3 साल के बाद जो है, उन्होंने जब ये ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिस पे फिर मेरी अम्मी ने कहा कि चलो बच्चे लेकर, या बच्चे भी छोड़ दो, इसको अपनी अम्मी अब्बू याद हैं, तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो रही थी बीच में। लेकिन जो है, मैंने कहा बच्चों को तो नहीं पता कि ये क्या है सब कुछ, वो तो इन्हें बाबा कहते ही हैं। तो मेरी अम्मी ने भी बहुत हिम्मत करी। मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, जो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट एक फ्रेंड है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो उन लोगों ने जो है एक टेम्प्रेरी सिनेरियो क्रिएट किया कि भाई चलो तुम लोग की शादी जिस तरह होती है एक बता देते हैं उनको। तो उसके बाद से फिर वो वही नेचर जो उनकी थी ना, पैम्पर रखना, तो उसी दिन के बाद से कि मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूँगा और ना मैं नाश्ता सुबह दूंगा, तो वो 3 साल बाद दोबारा वही रूटीन शुरू हो गई। मतलब आप लोगों ने एक दोबारा क्रिएट किया शादी का सिनेरियो कि आपसे शादी हो रही है इनकी। क्योंकि वो मुझसे कहते थे कि जब मैं इनके जैसे बिल्कुल बराबर बैठूंगी ना, तो वो मुझसे कहते थे आप थोड़ा फासला रखें, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। तो मैं कहती थी यार ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो मैंने कहा आप नहीं भी आपको याद था ना, तो बड़े नेक थे आप तब भी आप बहुत नेक थे। तो वही बात है कि तो ये वो दोबारा सिनेरियो, हाँ, वो हम फ्रेंड्स ने किया ताकि इनको रियलाइज़ हो। तो फिर अब क्या सिनेरियो? अब ये है कि उन्हें बस कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी याद होती, बट उनकी वो वाली जो स्किल्स थी, जो बिज़नेस बहुत अच्छा रन कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू हो गया। मेरा उठना शुरू हो गया
क्योंकि मैंने इसमें इंटरनेशनली मूव करना शुरू किया और मैंने इसी दौरान डिफरेंट कंट्रीज़ से भी कोर्स किया। आप ये देखिए, मैंने विद इन 8 ईयर्स 15 इंटरनेशनल ट्रिप्स किए और ये सब मैंने वो लर्न लड़की किया। जो बिल भी नहीं पे करती हाँ। थी, खुद जाके और मुझे दरवाजा भी पूरा नहीं खोलती थी। कि प्याज 1 किलो में कितने होते हैं वो भी नहीं पता था, क्योंकि मैं खागीना होता है एक सालन, वो बना रही थी। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया कि 2-3 अंडों का बना रहे हैं तो कितनी प्याज डलेगी। तो उसने कहा कि 1 पाव प्याज डाल दें। मैंने कहा इसमें कितनी होती है, डली बताओ। तो कह रहा बाजी 9 साल हो गए शादी को, आपको ये नहीं पता 1 पाव प्याज कितनी होती है, मैं डली बताऊँ आपको। तो यानी कि मुझे वाकई कुछ नहीं पता था। और अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं ट्रेन हो गई हूँ कि मैंने 1000 से ज़्यादा ख़वातीन को सर्टिफाइड कोर्सेज़ करा दिए हैं। और ये 18 इंटरनेशनल ट्रिप्स मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं जाकर आई हूँ, सीखा है, मैंने लर्न किया। और अभी भी मैं लोगों को प्रमोट करने के लिए उनका स्मॉल बिजनेस, क्योंकि एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट लाइक कि वो पहले से बिज़नेस कर रहे हों, जस्ट आइडिया भी वो मेरे पास लेकर आएँ, सो आई कैन प्रमोट दैम। तो मैंने अपना फिर लेडीज़ क्लब रन किया, जिसको अब 2 साल हो गए, जिसको मैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट लेवल तक लेके जाऊँगी। तो वो मेरे पूरे पाकिस्तान में मैंने करना है। अभी कराची में क्योंकि मैं रह रही हूँ, तो यहाँ पर मोर देन 15 एरियाज़ में हमारे क्लब्स रन हो रहे हैं, जिसमें हमारे नाज़ाबाद, गुलशन, जौहर, ये सारे हैं। और आपको पता है ये सब आपकी ज़िंदगी में नहीं होता। हाँ। तो जहाँ आज आप हैं, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है वो नहीं होता। सो अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं पहले से हमारे नसीब में। वो जो इतनी मोहब्बत, प्यार, पैम्परिंग जो आपको मिली, वो कहते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी की पैम्परिंग उन सालों में मिल गई। जो 9 साल आपके एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के तौर पे गुजरे, वो लाडियाँ, ideal, खाना yes. नहीं पकाने देना। हाँ। सो ये आया, आपने ज़िंदगी का दूसरा रूप भी देखा, सख्तियाँ भी बिल्कुल। देखी। तो और मैं यहाँ पर सख्तियाँ यही देखकर ही मैसेज जो देना आप चाहूँगी। आज हैं वो जी, बनी जी। हैं। मैसेज में ना ख़वातीन को स्पेशली ये देना चाहूँगी कि देखिए, मैं डिज़ास्टर के बाद चेंज हुई। मैं चाहती हूँ पहले से आप लोग इस तरह कर लें, क्योंकि वेट नहीं करें किसी बुरे वक्त का। कि कई लोगों से हम कहते हैं ना कि आप कुछ स्टार्ट करें, आपके पास एम्पल टाइम है, इतनी आपको नॉलेज है या आपके पास स्किल्स हैं। तो दे सेड लाइक कि यार हस्बैंड कुछ नहीं करने देते या हस्बैंड ने बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो आई नो हर एक के हस्बैंड बहुत पैम्पर करते होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम अभी ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, हम अपने हस्बैंड को कन्विंस करते हैं, मुझे फ़लानी शादी का जोड़ा चाहिए, मुझे जेवर दिला दें। हम ही है ना वही, हमें नया फ्रिज चाहिए, हमें नया फर्नीचर चाहिए, फ़लाना स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएं। हमारे ही कहने पे हस्बैंड 2-2 जॉब्स करते हैं और डबल मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमा के लाते हैं। यानी हमारे अंदर कन्विंसिंग पावर है। कितने सारे हस्बैंड्स इतनी मेहनत करते हैं अपने वाइफ की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। तो अगर वाइफ कन्विंस करना चाहे हस्बैंड को कि मैं कुछ ज़िंदगी में करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ, कुछ और नहीं, जॉब नहीं करने देते तो कोर्सेज करने दो, सीखने दो कुछ। सो क्या हम ये कन्विंस नहीं कर सकते? कर सकती हैं, बहुत ताकतवर हैं आप। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब मैं नेक्स्ट मैं तो लड़की कहूँगी। जब तक आप अपनी ख़वातीन को लड़की कहते रहेंगे, वो एनर्जी जो लड़कियों की है वो उनमें ज़िंदा रहेगी। और जब तक आप खुद अपने आप को लड़की समझेंगी, आप इसी तरह अपने पैरों से उड़ती फुर्ती सारे काम भी करेंगी, घर के जो आप अपने काम करना चाहेंगी वो भी करेंगी, और वो एनर्जी आपके दम से घर में होगी। सो मेरे सामने इस वक्त बैठी हैं शमास शम्स, जैसे कि मैंने बताया कि वो एजुकेशनिस्ट हैं, और इनके हवाले से मैं इनकी लाइफ स्टोरी जानना चाहूँगी। मेरा नाम शमा शम्स है और मैं बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ। और मतलब अपनी लाइफ का ये बताऊँगी कि मैं हमारी जो अपनी पहले शादी से पहले की लाइफ थी, तो मदर की बहुत अर्ली डेथ हो गई थी। तो जो मेरे फादर थे वो बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा। मतलब हमें कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहा कि हाँ, जब तक हम लोग थोड़े छोटे थे वो हमें कह के जाते थे घर से बाहर नहीं निकलना है तुम लोगों को। हाँ। तो वो हम लोग आज भी मतलब उस बात को याद करते हैं। हाँ। कि वो हम मतलब उस टाइम तक हम लोग बाहर नहीं जाना होता था, हमें घर में रहना होता था। बाकी कभी किसी चीज़ की उन्होंने हम पर रोक टोक नहीं की। अच्छा। कि अगर आपको पढ़ना है, कहीं कुछ करना है, कुछ और मतलब सीखना है। हाँ। तो उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि नहीं आपने ये चीज़ नहीं करनी, हमेशा सपोर्ट किया।
तो बहुत सपोर्टिव थे मेरे फादर। खुद उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। अच्छा। तो ही वाज वेरी मच काइंड ऑफ पर्सन की जो एजुकेशन से लव करने वाला था उनको और बहुत जोर देने वाले की बच्चियाँ। हाँ, कितनी पढ़- बहनें हैं आप लोग? हम लोग 4 बहनें हैं माशाल्लाह अच्छा। से, और चारों ही एजुकेशन के अंदर है। हाँ। वो भी सारी। और अम्मी की early अम्मी death की हो गई। डेथ बहुत अर्ली हो हाँ। गई थी। और भाई हैं 3 मेरे माशाल्लाह से, वो भी बहुत सपोर्टिव है। हाँ। मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, कभी किसी चीज़ में ये नहीं कहते कि नहीं आपने ये हाँ। नहीं करना, अच्छा ये स्टार्ट किया है तो बिल्कुल करो करो। तो देखो, क्या क्या किया आपने ज़िंदगी जैसे में? मैंने पहले तो मैं बीएससी किया था मैंने। अच्छा। और उसी वक्त मैं होम्योपैथिक का करना चाहती थी। तो मेरे अच्छा। फादर ने कहा ठीक है करो होम्योपैथिक का। मैंने होम्योपैथिक का कोर्स किया। फिर मुझे था तजवीदुल कुरान का कोर्स करने का। तो फिर अच्छा। मैंने 1 साल का तजवीदुल कुरान का कोर्स किया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है वो करें आप किसी चीज़ पे। फिर उसके बाद जब शादी हो गई, शादी के बाद फिर जो है वो मुझे था कि मैं मास्टर्स करूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मास्टर्स करना। उन्होंने कहा हाँ हाँ कंप्लीट करो तुम, कोई मसला नहीं है। फिर वो मैंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया। तो मैं उस वक्त जॉब भी करती थी। अच्छा। तो वो बहुत मतलब केयरिंग तो बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह से वो। और फिर वो सपोर्ट भी करते थे कि हाँ हाँ। ठीक है अगर कर रही हो तो कोई इशू नहीं है। हाँ। तो फिर मैंने जो है वो पढ़ाती भी थी, मैं जॉब भी करती थी साथ में। फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। फिर वो मुझे जाहिर बात है कि मैंने प्राइवेटली किया था, लेकिन मैं एक जगह जाती थी पढ़ने के लिए। तो वो छोड़ने जाते थे, लेने Tuition? आते थे। हाँ वो मुझे लेने अच्छा। छोड़ने आते थे इसी तरह से। फिर उसके बाद मेरी बेटी हो गई, तो उसमें भी मैं जॉब करती थी। मैं उसमें अच्छा, भी मैं जॉब साथ आई वाज job डूइंग करती जॉब। तो फिर उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरा। फिर मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ किए। हाँ। क्योंकि आपको पता है एजुकेशन के अंदर अगर आप रहते हैं तो आप हाँ। इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं आपके जो आपको बूस्ट अपने आप करते को हैं। रिवाइव करने के बिल्कुल, लिए आपको करने बिल्कुल, पड़ते हैं। हाँ। तो हम लोगों ने अप टू कैम्ब्रिज डेट रहने के लिए। बिल्कुल हाँ जी। तो हमने डिफरेंट कोर्सेज किए, इंटरनेशनल कोर्सेज किए कैम्ब्रिज से, ब्रिटिश काउंसिल से। हाँ। फिर वर्कशॉप्स होती थी वो मैं करती क्योंकि एजुकेशनिस्ट को तो बस आपको पढ़ते रहना है, नहीं रुकना नहीं है ना, पढ़ाई है पूरी एवरी ईयर जिंदगी। हम लोग जो भी हमारा जैसे ईयर सेशन कंप्लीट होता है तो फिर जब न्यू स्टार्ट तो होता है कुरेशिया क्या कहाँ से आ गया इन सब ये चीज़ों में? तो मैंने अभी स्टार्ट किया है। हाँ। इन जुलाई मतलब बस मुझे था कि मैं कुछ बिजनेस छोटा सा अपना काम भी करूं। हाँ। इतने अरसे से मुझे तकरीबन 25 इयर्स हो गए एजुकेशन के अंदर। हाँ। तो बस मुझे ऐसी था कि मैं कोई काम अपना शुरू कर दूं। हाँ। तो मैं छोटा छोटा बनाती रहती थी अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़। तो बस मुझे फिर लगा कि चलें इसको कुछ मेरी फ्रेंड है उसने भी कहा करो इसे अपना हाँ। तो अब काम आप के लिए। क्या है वो काम, बिजनेस खुद बनाती हैं? जी मैं खुद सेल बनाती करती हूँ, हैं? मैं खुद बनाती हूँ। इंस्टाग्राम पे है मेरा पेज। हाँ। और फिर मैं उसके थ्रू ऑनलाइन है। हाँ। और इस तरह से मैं उसको मार्केटिंग कर रही हूँ उसकी। हाँ। और वो चल रहा है माशाल्लाह से। हाँ। थोड़ा थोड़ा सा जिस तरह भी चल रहा होता है। हाँ ट्रेजेडी मेरी लाइफ की ये है कि मेरे हस्बैंड अचानक से उनकी बस कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो हमने कहा जैसे होता है ना कि मतलब अचानक से इस तरह से कि एक दिन मैं घर आई तो उनके फ्रेंड्स बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जो है ना वो मेरे हस्बैंड को शामी कहते थे सब फ्रेंड्स वगैरह, और बचपन से उनको कहा जाता था। तो उन्होंने कहा शामी की तबीयत ख़राब हो गई थी, हम उनको हॉस्पिटल ले गए थे। तो मैं तो थोड़ा सा परेशान हुई कि ऐसा कैसे हो गया, कि मतलब ऐसा तो कभी उनको कुछ हुआ ही नहीं। तो पता चला कि बस उन्होंने कहा कि ईसीजी वगैरह शाम तक दोबारा करेंगे ये वो। तो ही वॉज फाइन लेटर ऑन। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इनकी सिस्टर को बुलाया है। दोनों मतलब इनके मेरे जो हस्बैंड हैं थे तो उनकी जो सिस्टर्स वगैरह ये लोग दे आर वेरी लविंग एक्चुअली। तो जाहिर है कि मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा देखें तैयबा इनकी तबीयत कुछ ख़राब है, मुझे सही नहीं लग रही, तो आप इनका दिखवाएं इनको। ये तो ख़ुद से तो जाहिर बात को पता है मर्द ज़्यादा नहीं होते कि वो जाएं और दिखाएं कि नहीं मैं सही हूँ, मुझे कोई और मसला नहीं है। ये कितने अर्से पहले की बात है? मतलब आप अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी थी, जॉब कर रही हाँ, थी? मैं जॉब कर रही थी। हाँ। और वो खुद भी जॉब करते थे, लेकिन फिर उनके फादर एक्चुअली गिर गए थे तो वो फिर घर पे होते थे वो। अच्छा। और मेरे बच्चों को भी मतलब उन्होंने देखा है, ऐसा नहीं आपके बहुत- husband? हाँ मेरे वो अच्छा। देखते थे जब उनके फादर थे घर में, तो उन्होंने छोटा सा अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ताकि वो business- ज़्यादा घर में घर से ज़्यादा करें घर में रहते थे और अपने बिल्कुल। अब्बू की खिदमत हाँ कर सकें। बिल्कुल, बहुत खिदमत की हाँ। उन्होंने माशाल्लाह से। फिर जब बहुत। फिर उनके साथ फिर उनकी जब तबीयत ख़राब हुई, हम डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला उनको जो है वो लिवर का प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा, डिटोरिएट हो गया था वो बहुत ज़्यादा। ओके। हेपेटाइटिस सी। तो वो इतना डिटोरिएट हो गया था, हमने ट्रांसप्लांटेशन की भी बात की थी कोशिश कि की, ट्रांसप्लांट हाँ। हो जाए उनका सारा, लेकिन वो इतना डिटोरिएट हो गया था कि वो 6 महीने रहे आगा खान में और उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। कभी घर आ जाते थे, कभी जाते थे, लेकिन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और 12 ईयर्स हो गए उनकी डेथ को। तो वो जो था, जो मेरा मतलब एक था कि वो एक जो पीक पढ़ा- टाइम होता है ना, वो बच्चे that थोड़े was- से बड़े होते हैं, मियाँ बीवी का साथ इतना इम्पोर्टेंट उस वक्त बहुत होता ज़्यादा। है। मतलब मेरी उनकी साथ लव मैरिज थी पहली बार, और वो बहुत केयरिंग थे। मतलब केयरिंग की
मैं बता नहीं सकती कि मतलब एक होता है ना, एक लिमिट होती है एक इंसान की कि वो कितना ज़्यादा केयर करता है, बच्चों का भी केयर करना और मतलब वाइफ का, मतलब करते हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं। मैं स्कूल से कभी आती थी, मैं कहती थी मुझे रोटियाँ, वो असल में अपने घर में बहुत अकेले रहे क्योंकि दोनों बहनों की शादियाँ हुई थी अपने फादर के साथ। तो उनके फादर हार्ट पेशेंट थे, तो वो बाहर से कुछ नहीं लाते थे। उन्होंने कहा तैयबा ये तुमने मुझे तरकीबें लिख लिख के दिए ना, मैं तंग आ गया हूँ, ये मतलब वो तरकीबें लिख के दो, क्योंकि जो आप पका कर जाती हो ना वीक का, वो मुझे इतना नहीं सही लगता। फिर उन्होंने खुद बनाते थे वो अपना खाना, जब शादी से पहले ही अपनी घर में अपने वालिद के लिए। फिर जब कभी हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे मैं अगर लेट आई हूँ, मैं कहती थी यार आज दिल नहीं चाह रहा, तो कहती थी कोई मसला नहीं है यार, मैं बना देता हूँ रोटियाँ, कोई टेंशन। मैं खड़ी रहती, तुम खड़ी क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे वो जब थोड़ा उनकी डेथ हो गई, हाँ, तो उसके बाद फिर सारी घर की जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर, सारे रिस्पॉन्स। बच्चे कितने छोटे थे? बच्चे बहुत छोटे थे। एक बेटी मेरी केजी में थी और दूसरी जो है वो मेरी 1 में थी, तो दे वर वेरी लिटिल। सो आप तो मतलब कुछ सोचा नहीं आपने ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के बारे में? दोबारा बस सोच, मतलब मुझे शायद एक इंसान जो बहुत ज़्यादा किसी शेड में रहता है ना, तो शायद वो इतना जब भी सोचता है ना तो वो पीछे हट जाता है शायद, कि पता नहीं कैसा हो कोई। और बच्चे जो है ना वो सबसे मतलब मुझे प्रायोरिटी में आते थे शायद। बहुत यकीनन थे। हाँ, तो और KG मैंने और 1 तो कोई मतलब बहुत ही छोटे हैं। और फिर मैंने उसके बाद भी कोर्सेज किए, तो मैं इनको लॉक करके जाती थी। आपको पता है, जब मैं आपको देख रही हूँ, आप इतनी कंपोज्ड हैं माशाल्लाह, खुश लग रही हैं शक्ल से, कि इंसान सोच ही नहीं सकता कि इस टाइटल के पीछे जो फिल्म है वो क्या है। एक्चुअली सब पीपल दे थिंक दैट, देखिए पर्सन का स्ट्रॉन्ग होना, मेरे ख्याल से कंपोज होना, स्ट्रॉन्ग होना इसलिए ज़रूरी है कि सामने जितने भी लोग होते हैं वो आपकी चीज़ों को, मतलब आप किसी को डिस्प्ले करते हैं, कोई चीज़ पोर्ट्रेट करते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो आज मुझे लगता है, ये मेरी अपनी फीलिंग्स हैं कि कहीं पर लोग सोचते हैं बहुत कम, मतलब बता रही हैं, थोड़ी देर के बाद वो उसको डिस्कस करते हैं। हाँ। तो ये मेरा अपना एक मानना है कि यू शुड हैव टू बी कंपोज और स्ट्रॉन्ग इनफ। बच्चे इतने छोटे थे, तो आप कैसे फिर जॉब पे जाती थी? कहाँ? ये मेरे साथ जाते थे, बिकॉज आई वॉज इन बीकन हाउस स्कूल, तो दे वेंट टू विद मी। मैं साथ इनको लेकर आती थी, साथ जाते थे, जितना मुझे स्टे बैक करना पड़ता था, ये बेचारे स्टे बैक करते थे उतना टाइम। और बच्चे अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह से, दोनों बच्चियाँ मेरी बर्दाश्त करने वाली, बहुत अच्छी, मतलब मैं वर्ड्स नहीं है। अब कितनी बड़ी हैं? कितनी बड़ी है? एक मेरी बेटी जो है ये बैठी हुई है यहाँ पर, हाँ। और एक जो है वो मेरी बेटी जो है वो NED में है माशाल्लाह से। हाँ, तो वो साइबर सिक्योरिटी में, कंप्यूटर साइंसेस में है। हाँ। तो और बहुत सपोर्ट करती हैं, अब वो ऑनलाइन पढ़ा रही भी होती हैं, मतलब बहुत एक होते हैं ना, पेरेंट की एक फीलिंग होती है कि आपने क्या हासिल किया, अचीवमेंट क्या है। हाँ। तो मुझे लगता है कि मैं सफल हो गई माशाल्लाह से। आपकी अचीवमेंट, आपकी बेटियां हैं। हाँ, दोनों बहुत माशाल्लाह से केयरिंग भी हैं कि मैं घर में। आपको क्या लगता है, ये जो आपकी पढ़ाई का शौक़, ये जो आपके वालिद साहब का शौक़ बच्चों को पढ़ाने का, उसकी वजह से आपको ज़िंदगी में कितनी हेल्प मिली है इन सारे अच्छे बुरे वक्त को गुजारने में? सारा कुछ, यानी कि समझिए अगर आप एजुकेशन को अगर साइड में कर दें तो यू आर नथिंग। तो बेसिकली जो सारी चीज़ें आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता होता है ये चीज़ अगर मैं अच्छे बुरा वक्त गुजारने की तमीज़ और तरीका पता चलता है, ये मुझे इस तरह करना है, तो मैं यहाँ पर मेरा सर्वाइवल है। तो ना, तो मैं इनको भी यही बताती हूँ कि बेटा लाइफ के अंदर हर चीज़ आराम से नहीं मिलती है। आपको कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो यू शुड नो अबाउट इट कि मुझे कहाँ किस तरह सर्वाइव करना है। अच्छी, मतलब लाइफ इजी नहीं है किसी की भी, बिल्कुल लाइफ इज़ नॉट इजी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली। आप उसको इजी किस तरह बना सकते हैं? बिल्कुल, हर वक्त आप एक अपने सिनेरियो के अंदर अगर जी रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा आगे की लाइफ अच्छी करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है लिहाफ में पड़े रह कर देर तक सोना, आराम से 11 बजे मासी से काम करा के उठें। यार इतना टाइम है, बच्चे स्कूल गए, मियाँ ऑफिस गया, आप कुछ कर सकती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी के ऊपर भी अल्लाह ना करे कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, और बुरा वक्त क्या, अच्छे वक्त को और अच्छा क्यों ना बनाएं। अच्छा कर सकते हैं। अगर आप कहते भाई मैं इसी में खुश हूँ, सो क्यों नहीं आप उस टाइम को जो कि इतना प्रेशियस है यूटिलाइज करते, ज़ाया क्यों करते हैं?
पूरी ज़िंदगी पड़ी है नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखने के लिए। सो मेरे साथ इस वक्त यहाँ मेरी अगली गेस्ट हैं अनम अंजुम खान, जो कि आर्किटेक्ट हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप बताइए भाई, कहाँ से ये शुरू करूँ? जहाँ मतलब ज़ीरो से शुरू करें, जैसे मतलब आई वुड से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है एक स्ट्रगल से, बिकॉज व्हेन आई वाज बोर्न माय मॉम डाइड एट द टाइम ऑफ माय डिलीवरी, ओह माय सो आई हैव गॉड। नेवर सीन माय मॉम एंड दे वर माय 3 ब्रदर्स। तो आई एम सॉरी, मैं ट्राई करूँगी मैं उर्दू में थोड़ा बात करूँ। हाँ, तो मेरा ये है कि मैंने इतने खूबसूरत लोगों को देखा अपनी ज़िंदगी में आँख खोलते ही, और मैंने देखा कि हर कोई किस तरह स्ट्रगल में और किस तरह रिजिलियंट है, कि मतलब किसको अल्लाह देखा ने जैसे? डाला है रिजिलियंट में, मतलब ये कि अल्लाह ताला ने ये सिचुएशन डाली है, इट्स ओके, अल्लाह पे इतना बड़ा फेथ कि उसने डाला है, कोई मसलहत होगी। अम्मी नहीं थी आपकी कर तो लेंगे। किसने पाला? तो आई वाज ब्लेस्ड, मेरी ददियाल बहुत अच्छी थी, दादी बहुत अच्छी थी, भाई बिल्कुल, भाई छोटे छोटे से होते थे, लेकिन उनको होता था कि जो है ना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटे छोटे से होते थे। एंड माई फादर वॉज लाइक अ मॉमी टर्नड इनटू फादर। और हम बहुत बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 1-1.5 साल की मैं थी तो वी गॉट अनदर मॉम, और वो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए, जब मैं उनकी बात करती हूँ तो मुझे आंसू आ जाते हैं। सो शी इज़ लाइक अ वेरी रिजिलियंट वुमन, और उन्होंने हमें सिखाया कि यू नो व्हाट, किस तरह आप खामोशी से अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ, मोहब्बत बांटते जाओ। और आप यकीन करें, मैं ये कभी शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरी लाइफ में, हम लोग की लाइफ में इतने टाइम से रिश्तेदारों को तो पता है, लेकिन जैसे नेबर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, किसी को ये पता ही नहीं है कि हमारी फैमिली सिस्टम में कुछ इस तरह की चीज़ें। बिकॉज देन आई हैव माई अदर ब्रदर्स एंड Siblings, सिस्टर, हाँ। जो कि बिल्कुल हमारे समझ लें अपने बच्चों की तरह हैं। सो आई लव दिस, कि मतलब मुझे इसलिए शेयर करनी थी ये चीज़ कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा मैं, क्योंकि मैंने भी अपना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह का वो था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली व्हेन आई वाज इन एजुकेशन कि मैं कोर्सेज़ करूँ। तो मैंने बहुत सारे आगा खान से कोर्सेज़ करे, साइकोथेरेपी के भी करे, फिर मैंने एक इंटरनेशनल कोर्स करा शेरिल वॉटकिंस का, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो मैंने किया। सो ये सब आपने शादी के बाद किए हैं? शादी के बाद, बच्चों के बाद। हाँ, शादी आपकी शादी हुई- जल्दी हो गई थी? शादी जल्दी हो गई थी, आई हाँ। वुड से 20 इयर्स, बिल्कुल ग्रेजुएशन की और शादी हो गई हाँ। थी। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को फर्स्ट डे से बताया था मुझे मास्टर्स करना है, हाँ। नॉट दी एंड, मुझे बहुत कुछ करना है। हाँ। और एक मेरी लाइफ में बस ये सोच थी कि मुझे अपनी फैमिली, क्योंकि आप उनके लिए तो करते ही हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप करते हैं, मुझे थोड़ा सा हट के और लोगों के लिए कुछ करना है, ताकि यू नो मैं जाऊं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सदका जारिया हो, मैंने कुछ किया है हाँ, लोगों के लिए, हाँ। अपने बच्चों के लिए सब जिंदगी करते हैं। बेसिकली है भी यही। एग्जैक्टली। आप आए हैं, खाए पिया, बच्चे पैदा किए, शादी की, चले गए। क्योंकि मेरी लाइफ क्या में है ये इतने जिंदगी? लोग आए जिन्होंने हाँ। मेरी लाइफ बेटर की, तो मेरा एक एजीओ था कि मुझे किसी भी तरह बस लोगों की लाइफ को बेटर करना है। हाँ। सो द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली वो थी जब मैं स्कूल में थी, क्योंकि सच्ची बात है बच्चा 2 साल का था तो आई स्टार्टेड स्कूल। तो उस वक्त ये था कि उनके साथ ही जाना, उनके साथ ही वापस आना, दैट वाज आप- मोस्ट कन्वीनियंट। आप टीचिंग करती थी? बिल्कुल। तो हाँ। मैंने उसी में, उन्हीं के रूटीन के हिसाब से ना, अपने जो भी कोर्सेज करती थी, जो भी ट्रेनिंग्स लेती थी, वो उन्हीं के हिसाब से करती थी और उन्हीं के साथ किया। जब मुझे लगा कि ये थोड़े से इंडिपेंडेंट हो गए, माशाल्लाह से बच्चे बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि मैच्योर भी हो गए और बहुत सपोर्टिव हो गए कि, और मुझे बहुत था कि मैं अपनी सही वाली एजुकेशन और वो करूँ, और मेरा बहुत क्रिएटिविटी था कि मैंने 12 साल जो अपना बुटीक भी बहुत अच्छा वो करा था रन, शादी से पहले। सो मेरे हस्बैंड को भी था, मेरी फ्रेंड्स को, मतलब हर कोई कहता था कि यू आर सो क्रिएटिव, तुम करो। मैं फर्नीचर डिज़ाइन करती थी या जो भी, तो हर कोई बहुत वो करता था अप्रिशिएट कि यू शुड डू समथिंग। तो मैंने लिटरली जब मेरी बच्ची लाइक 17 ईयर की, एक बड़ी वाली बेटी, छोटी वाली 14 ईयर्स की, और बेटा है मेरा माशाल्लाह 11 ईयर्स का, अब हो रहे हैं वो, तो मैंने बिल्कुल अपने बच्चों की एज के बच्चों के साथ ज़मीनों पे बैठ के इंडस वैली में स्टार्ट करा। एंड इट वाज लाइक अ जर्नी, बिकॉज मेरे टीचर भी जो थे ना, वो भी मुझसे छोटे थे, बट वो मुझे इतने रिस्पेक्ट से देखते थे कि कैसा, मतलब कैसी एनर्जी है आप में कि जो इन बच्चों में नहीं है। और आपको पता है क्योंकि मैं भी अभी इतने हाँ। छोटे बच्चे तो नहीं हैं, हाँ। वो भी मेरे जो क्लासमेट्स हैं, जब मैं इंडस वैली से कर रही हूँ कोर्स, तो वो कोई लॉयर है जिसके अब्बा को खुश करने के लिए उसने लॉ तो पढ़ लिया, लेकिन उसकी खुशी फैशन Exactly. है, सो वो पढ़ने आ रही है। सो हाँ। मेरे साथ भी मतलब मुझसे आधी उम्र के तो होंगी लड़कियाँ, और मुझे उनके साथ
इतना यंग फील होता है। इतना अच्छा So- लगता है। अच्छा, और वो आप जैसे जब मैं घर में जब मैं नहीं किया था ना स्टार्ट, तो मुझे ऐसा लगता था आप जो है ना वाकई शायद अब एज हो गई है, कुछ चीज़ें मैं कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं। हाँ। लेकिन जब मैंने करा और मैंने वो जो पैशन था ना, क्योंकि जो मेरा शादी को अब माशाल्लाह 18 ईयर्स हो गए, हाँ। तो वो जो इतने साल से जो मैं एक होती है ना भूख हुई भी होती है कि मुझे कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है, दिस इज़ नॉट और द आप लिमिट। जब इस एज में पढ़ते हैं तो आप इतने फोकस्ड होते हैं। बिल्कुल। जब आप यंग एज में पढ़ रहे होते हैं, हाँ। टीन एज में, अच्छा चलो यार छोड़ो बंक कर लें, ये कर लें, लेकिन आप टाइम पे पहुंचते हैं, आप छुट्टी नहीं करते। मैंने ये रियलाइज किया बिल्कुल। कि आप इतने बिल्कुल। फोकस्ड होते हैं कि आपका तब बिल्कुल। प्रेशियस टाइम है, उसको आपने जाया नहीं करना। वैल्यू फॉर मनी भी होती है। हाँ, हाँ। तो एंड वैल्यू फॉर टाइम होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा फिर ये होता था कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बट ये मुझे ये होता है कि टू गेट कनेक्टेड रहूँ मैं बच्चों से हर चीज़ के वक्त। तो अब ये होता था कि रात में बैठ के अपना असाइनमेंट्स करना और सब करना और ये वो, और मतलब पहला ऐसा मैं स्टूडेंट होती थी तो सर को कहती थी नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस असाइनमेंट से, मैं आई गिव इट टू यू अनदर वन। और वो करते करते जो बच्चे बहुत सारे आर्ट स्कूल के ही थे, बहुत से बच्चे ऑलरेडी इवेंट मैनेजमेंट या कुछ ना कुछ इस तरह का कर रहे थे। आई स्टार्टेड ऑफ, मुझे लगता था निदा फर्स्ट मंथ के ये मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे करूँगी, मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा, बट मैं मर नहीं सकती इससे पहले कि मुझे सब कुछ आए। ये मुझे सीखना है हाँ। अपनी ज़िंदगी में और ये मुझे करना सीखने की है। भूख उम्र के साथ साथ बढ़ती है, आई गेस। ट्रू। वो बढ़ती जाती है। सीखना है, जैसे होता है ना, बच्चों को तो होता है पूरी ज़िंदगी आपके सामने पड़ी है, आपने करियर बनाना है, आप बच्चे बड़े कर चुके हैं और आपके अंदर सीखने की भूख पैदा हो गई है कि आपको और सीखना। और बिल्कुल बैकग्राउंड आपका आर्ट से है ही नहीं। हाँ। आपका आप क्रिएटिव हो, लेकिन आपने तो पढ़ाइयाँ करी हैं, बीबीए किया था फर्स्ट पोजीशन से, Exactly. सारा कुछ। और आपको कभी कभार देर से समझ आता है कि मुझे तो ये Exactly. करना था, ये करना हाय चाहिए मैंने ये था। क्यों नहीं किया। True. तो कभी देर नहीं हुई, अभी करो जो करना है, अभी करो। 4 दिन की ज़िंदगी है, जब तक ज़िंदगी है तब तक उसे यूटिलाइज करो और अपने दिल की सुनो। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास यहाँ और ख़वातीन हैं जो अभी भी, अगर आपके भेजे में बात सही दुरुस्त समझ नहीं आई तो आपको समझाने के लिए मेरे पास और ख़वातीन हैं जो अपनी ज़िंदगी की कहानी आप तक पहुँचाएंगी और फिर आपको समझ आएगा। यार देर आए दुरुस्त आए, अभी भी आप अपनी ज़िंदगी को फ़िक्स कर सकते हैं। मैं इसे फ़िक्स करना कहती हूँ, क्योंकि कभी कभार आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी सही नहीं चल रही। यार ये क्या ज़िंदगी है, मतलब घर में बैठी रहती हूँ, कोई काम नहीं है करने को, ऐसा फील होता है जैसे मैं यहाँ हूँ क्यों, मैं क्यों भेजी गई हूँ। बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियाँ हो जाएंगी, वो अपनी लाइफ में बिज़ी, हस्बैंड अपनी लाइफ में बिज़ी, मैं क्या करूँगी, मेरी ज़िंदगी में क्या है। पड़ोस में चली जाऊँगी, उससे बातें कर लूँगी, उससे सोने की चूड़ियाँ देख लूँगी, अपनी क्या है ये लाइफ नहीं है। शायद मुझे अल्लाह ताला ने किसी और वजह से भेजा है इस दुनिया में, और वो वजह क्या है वो मुझे ख़ुद तलाश करनी है, मुझे ख़ुद समझना है कि मैं यहाँ क्यों भेजी गई हूँ। सो मेरे पास यहाँ मौजूद हैं फ़ातिमा जाफ़री जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, कंटेंट राइटर भी हैं। फिर मेरे पास मौजूद हैं साइमा अली जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड शाज़िया उबैद जो एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अच्छा अब मैंने तीनों के नाम तो बता दिए, लेकिन सब तीनों खुद बताएं कौन कौन क्या क्या है। कैमरामैन को भी नहीं पता, मुझे ये फातिमा जाफरी। आप फातिमा जाफरी जी। अच्छा, सो आप जो हैं वो एजुकेशनिस्ट भी हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। जी। जी। फातिमा से क्या सुनूं, कहाँ से स्टार्ट करें? जहाँ से आप कंफर्टेबल हो करने में। ऑलराइट, मेरी जो डिसेबिलिटी थी वो 3.5 साल से है। अच्छा। तो मेरी स्कूलिंग भी डिसेबिलिटी के साथ थी। पहले मैं वो ट्रबल्ड वॉकिंग थी, हाथ अच्छा। पकड़ के चलती थी। पैदाइशी कोई प्रॉब्लम था या बाद में? नहीं, रॉन्ग डायग्नोसिस ऑफ द डॉक्टर एंड रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर। ओके। तो वो उसकी वजह से एक रॉन्ग सर्जरी हो गई, जिसकी वजह से फिर वो आई वाज अनएबल टू स्टैंड ऑन माय बोथ फीट। ओह माय गॉड। तो उसको पोलियो ही लोग कहते हैं, लेकिन वो पोलियो जैसी कोई अलामत अभी तक नज़र तो नहीं आई है। जब भी पोलियो के साथ, जब भी केसेस के साथ मैं मैच करती हूँ तो बस आई एम अनएबल टू स्टैंड, आई एम अनएबल टू वॉक। और आपने जो आपकी एक 3.5 साल पहले हुआ? 3.5 साल की थी जब। अच्छा 3.5 साल की थी जब? जी जी जी, एज ए किड ये हुआ। तो स्कूलिंग भी मेरी है ना एज ए चाइल्ड भी डिसेबिलिटी है। और मैं मेन स्ट्रीम स्कूल के एजुकेशन
इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसलिए एजुकेशन नहीं ले सकी, घर के पास एक गवर्नमेंट स्कूल था, वॉकिंग डिस्टेंस में अम्मी का गवर्नमेंट जॉब थी, अम्मी मुझे अपने साथ ले जाती थी, अम्मी मुझे अपने साथ ले आती थी। और मुझे पैशन था एजुकेशन का बहुत ज़्यादा। मेरी पूरी लाइफ समझ ले एक एंडलेस स्ट्रगल है एजुकेशन के लिए, जो कि अभी भी है, अब दूसरों के लिए है कि दूसरे किसी तरह एजुकेशन ले लें। मुझे जुनून है कि कोई भी मुझे बच्चा स्ट्रीट चाइल्ड भी नज़र आ रहा होता है ना, मैं बच्चे पकड़ के कहती हूँ भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो तुम, अपनी अम्मी से बुलाओ, अम्मी को बुलाओ, अम्मी से बात कराओ। ये मेरी ये नेचर हो गई है। तो ये शुरू जब मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो फ्रेंड्स सर्कल बहुत अच्छा था, और साइंस पढ़ने में आपको पता है कि एक बैरियर आया, आर्ट्स पढ़ लो, साइंस में बाय करने कौन देगा। तो पहले तो स्कूल वालों ने कह दिया जी हम इनको साइंस नहीं पढ़ाएंगे। फिर मैंने कहा स्कूल चेंज कर लेती हूँ, मैं किसी और गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर देती हूँ। फिर उन्होंने कह दिया नहीं, अम्मी क्योंकि उसी स्कूल में टीचर थी, उन्होंने कहा नहीं हम आपको कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, साइंस पढ़ने के बाद फिर वो इसके बाद ये हुआ कि जब कॉलेज का टाइम आया तो अब फिर आर्ट्स पढ़ लो, डिसेबिलिटी के साथ कहाँ से जाओगी। आपको पता है हमारे साथ डिसेबिलिटी के साथ ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, वैन्स वगैरह हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन एक लंबा इशू था डिसेबिलिटी के साथ आना जाना। अम्मी ने क्या किया, मेरी अम्मी एमए इंग्लिश थी, अम्मी के साथ शऊर था, अम्मी ने ये किया कि फिर ठीक है 15 साल की मैं मैट्रिक पास, ए ग्रेड था माशाल्लाह। अम्मी ने कहा जाओ कॉलेज, अकेले जाओ, सारी ज़िंदगी कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। अम्मी ने अकेले मुझे कॉलेज भेज दिया, दाखिला भी अपना खुद करवाया, लाइन में लग गई। कैसे? वॉक के साथ गई, रक्षा लिया, रक्षा लेकर के विमेन कॉलेज नाज़िबाद उतरी, नाज़िबाद में आकर के फिर वो आर्ट्स साइंस की लाइन पूछ के लग गई। एक होती है जो आया थी उनकी स्कूल की, बार बार कह रही है आर्ट्स की लाइनें उधर है, आर्ट्स की लाइन उधर है। तो मैंने कहा नहीं मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ। फिर वो आया ना खाला के, जब मेरे 2 साल खाला का कॉलेज में, बैसाखियों के साथ थी मैं। अच्छा, ड्यूरिंग स्कूल लाइफ है ना, मैं कैलिपर यूज़ करती थी। ये कैलिपर अपने देखा होगा, फ्रेम एक होता है जिससे पोलियो की बच्चे यूज़ करते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं। वो मेरे पैर को रोज़ाना डैमेज कर देता था, यानी इंजर हो जाता था। मेरा यूनिफॉर्म रोज़ाना रेड होता था, रोज़ाना मेरे जख्म ताज़ा होते थे पूरे पैर के। अगर मेरे पैर को देखेंगे, मेरा पूरा पैर में ना जख्मों के निशानात हैं, भरा हुआ है, रोज़ाना जख्म ताज़ा होते थे। मैं स्कूल की कभी छुट्टी नहीं की, मैंने इतनी एफर्ट्स किए मैंने स्कूल के लिए, मुझे इतनी ज़्यादा था ना पढ़ने का। हाँ, और कॉलेज में भी ये जब स्टिक यूज़ करती थी, स्टिक में हाथ मेरे मुस्तकिल एक ये बीच में ना मेरे पूरा हार्ड हो गया था, अंदर एक सुराख था और वो बन गया था, एक पूरा अंदर एक सुराख था, वो पीप और खून निकलता रहता था उससे। वो पूरा इंटर कॉलेज BSc तक 5-6 साल वो जख्म जारी वो रहा, क्योंकि DJ साइंस कॉलेज से फिर मैंने अभी आपने कितनी एजुकेशन? मैं DJ साइंस कॉलेज से मैंने किया था। तो कॉलेज में जाने के लिए मुझे एड्रेस नहीं पता था, मेरी बहन मुझे कॉलेज रक्षा से छोड़ के आती थी, खुद बस से वापस आती थी। ओके, फैमिली की भी सपोर्ट थी माशाल्लाह। फैमिली आपके साथ, मेरी अम्मी को विजन था, अम्मी कहती थी कि ना बुरा वक्त है ना दरवाजे पर जाके पढ़ पाई आप? मैंने फिर एमए इंग्लिश किया। अच्छा, PGD भी किया था मैंने कराची यूनिवर्सिटी से, MCS का प्रोग्राम था, क्योंकि साइंस की स्टूडेंट थी। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ मेरा BSc है। तो केमिस्ट्री मैंने कहा ये सब्जेक्ट्स में मैं प्रैक्टिकल लाइफ नहीं डिसेबिलिटी के साथ कंटिन्यू कर सकती, क्योंकि जब अपनी एजुकेशन ली तो फिर प्रोफेशनल लाइफ भी चाहिए। तो फिर कंप्यूटर्स के लिए क्या सोचा, फिर तब PGD की कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। लेकिन फिर 6 महीने बाद है ना लाइफ में जब इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करके जब 6 महीने का गैप आया ना, मैंने कहा नहीं ये मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस 2 साल और नहीं ले सकती, क्योंकि मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, मेरी दोनों बहनों की शादी की एज थी। मेरी अम्मी सिंगल पेरेंट थी। हमारे पास एक पर्टिकुलर इनकम आती थी, वो डबल नहीं हो सकती थी। अम्मी ने कहा तुम्हारे बारे में बहनों के बाद सोचेंगे, बहनों की शादियाँ कर लेंगे तब तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हारी बारी तब आएगी। उस दिन से मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट कर दी। ओके, 19 ईयर्स से लेकर के आगे लाइफ तक मैं अपनी अम्मी को सपोर्ट करती, अम्मी से लिया नहीं कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्यूशन पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ा करके सेल्फ मेड हुआ, अपनी सेल्फ फंडेड एजुकेशन। मैंने एजुकेशन मास्टर्स जो इंग्लिश से किया वो सेल्फ फंडेड एजुकेशन से किया, क्योंकि मुझे ऑटो रिक्शा वगैरह इस्तेमाल करना आता था। शादी भी मेरी 2008 में हुई। अच्छा, 2008 में बच्चों के साथ ये हुआ कि जब बच्चे मेरी 2 साल की थी बेटी, बेटा 1 साल का था, तो बेटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, 1 साल का गैप लिया। 1 साल का गैप लेके जो मेरी वॉकिंग प्रैक्टिस थी वो लॉस्ट हो गई। आई एम कन्फाइंड टू व्हीलचेयर। यहाँ से एक और स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। अब टीचिंग की जॉब ख़त्म, एक एलीट स्कूल में जॉब मिली जहाँ पे लिफ्ट थी, पे भी स्केल बहुत अच्छा था और 5 फिगर्स में था, अच्छा पे स्केल था। जो मेरी प्रीवियस जॉब थे उससे ज़्यादा था। 5 मिनट के बाद वापस ले ली कि जी आप 5 मिनट में आप एलिवेटर से भी मैनेज नहीं कर पाएंगी, आई एम सॉरी। यानी कोई स्कूल ही नहीं है कराची में जहाँ पे एक व्हीलचेयर
एक अगर टीचर है तो व्हील चेयर के साथ जॉब कर सके। तो मेरा एज ए टीचर ओ लेवल, एज एन इंग्लिश लैंग्वेज ओ लेवल टीचर का कैरियर शन हो गया। अब 2 बच्चे पालने थे, हस्बैंड की सपोर्ट बच्चों के लिए ज़ीरो थी, क्योंकि मेरी जो फंडिंग थी, मेरी सेविंग्स जो थी, वो सारी बच्चों के लिए इस्तेमाल होकर के जब मैंने डिवोर्स ली थी तो मेरे पास से 900 रुपीज़ से रीस्टार्ट, रीबर्थ फेस को मैं कहती हूँ अपनी लाइफ को। तो वहाँ से जो मेरी रीस्टार्ट हुई है लाइफ, वहाँ से फिर मुझे अपने आप को मोटिवेट करके राइटर के तौर पे आना पड़ा। थ्रू आउट द एजुकेशन कैरियर मैं एक प्राइज विनिंग स्पीच राइटर थी। मैं बच्चों को जो स्पीचेस वगैरह करती थी उसमें स्टैंडिंग ओवेशन हो जाते थे, इंग्लिश स्पीचेस भी, उर्दू स्पीचेस भी। वो स्किल मैंने राइटिंग के लिए इस्तेमाल की। प्रोफेशनल राइटिंग आपको पता है क्या चीज़ है, क्या लिखती हैं? मैं फिर हाँ इसके लिए फिर मैंने SEO सीखा और SEO डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सीख करके फिर मैंने वेब कंटेंट लिखा, प्रमोशनल कंटेंट। जैसे आपका ये प्रोडक्ट है, इसकी सेल कर दी, टेबल की सेल कर दी, कोई कोचिंग सेंटर है उसकी। यानी आपने अपने लिए जो रोजगार था वो खुद कार्व करती गई कि मुझे किधर पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, मैंने क्या करनी थी ना। देखिए लाइक तो उसमें फिर आप देखें ना, कभी सवाल करते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा आगे हम क्या पढ़े, हम क्या करें। बच्चियां नहीं करती सवाल। यहाँ मैं ये बात करूँगी कि अगर आपके पास डबल टैलेंट है ना, दोनों को इक्वली ग्रूम करना चाहिए। मुझे जो 15-20 महीने जो जॉबलेस होकर के जो पेनीज में कमाना पड़ा एज ए राइटर बनवाने के लिए, अगर मैंने अपने आप को ग्रूम किया होता एज ए राइटर, साथ आपने किया होता तो साथ किया होता तो मैं तो यही कहूँगी कि गर्ल्स को भी, ख़वातीन को और आज़ाद को भी, कि अगर आपके पास डबल टैलेंट है दोनों साथ लेके चलें, ताकि दोनों के साथ कहीं, क्योंकि देखिए कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इफ वन अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट, व्हाट इज द अदर। मैं अभी यही दिखाना चाहूँगी कि इन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी को खुद काव किया। अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह के हवाले, अल्लाह ने ये कर दिया, अल्लाह ने ये कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ही कहता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद तराशता है। जो अपने नसीब में लिखवा के हम लाए वो है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उसको खुद तराशना पड़ेगा। जहाँ आपने इनकी कहानी सुनी, उनकी कहानी सुनी, मतलब सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। वहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, एक डायलिसिस पेशेंट ने अपनी कैसे एजुकेशन कंप्लीट की, वो मैं आपको साइमा अली से मिलवाऊंगी और आप जानेंगे। जी साइमा, आपकी जंग ज़िंदगी को लेकर क्या थी? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि कैसी हैं आप? ठीक मैं है? ठीक हूँ। हाँ निदा, सबसे पहले मेरी ये स्टोरी है कि मैं बहुत लाडों में पली, एक इकलौती थी, भाई थे, बहनें नहीं थी। तो पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखा हुआ था हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस वजह से फिर मेरे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा रहते थे। जब मैंने मैट्रिक कर लिया उसके बाद मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लगे, जैसे बटरफ्लाई रैशेज़ होने लगे और मेरे जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन होने लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन किसी डॉक्टर की समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हम उस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत सारे देख चुके थे, लेकिन कोई भी डायग्नोज नहीं कर पा रहा था। फिर मैं कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में सेंट जोसेफ में गई, उसके बाद मेरा पूरा साल मतलब मैं इसी हेल्थ इशू के साथ पढ़ती रही। बिल्कुल एंड एग्ज़ाम्स मेरा पहला पेपर था, और उस वक्त जब मैं पेपर देने गई तो उस वक्त मेरी कंडीशन थी कि आई वॉज बिल्कुल अनकॉन्शियस। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि पेपर में लिखना क्या है, मतलब मेंटली भी मैं अब डिस्टर्ब हो रही थी। और हालांकि इस्लामियात का पेपर था, बहुत इजी, और उसमें मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कर पाई थी, आगे मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। और वो मैंने फिर छोड़ दिया और मैं घर जाकर बहुत रोई, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं फिर पता कि क्या हुआ, लेकिन बाद में मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे जो पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी, वो किडनीज़ की वजह जी। और फिर उसके बाद एक्चुअली किसी ने बीच में कहा भी था कि इस पैरों की स्वेलिंग है, किडनी वालों को दिखा दें, लेकिन वो हमारे यहाँ है ना कि होम्योपैथिक वाले के पास चले जाएं, तो वो उस चक्कर में वो और डिले हो गया। तो पता चला कि आपका डायलिसिस नहीं, उस वक्त तो डायलिसिस का नहीं कुछ पता था, 99 की बात है। और उस वक्त उन्होंने किडनी सेंटर में जब मुझे ले गए तो उन्होंने कहा कि ये पेशेंट ख़त्म है, इनको कुछ भी नहीं है। आप उस वक्त फर्स्ट ईयर? जी, फर्स्ट ईयर में। इनका दिल भी बड़ा हो चुका है, इनके गुर्दे भी काम नहीं कर रहे, इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। और उन्होंने कह दिया था कि घर वालों को कि बस यहाँ तक चादर डाल दी थी, और घर में पढ़ना शुरू हो गए, मेरे ऊपर यासीनें वगैरह पढ़नी शुरू कर दी, सब किया। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि हम कोशिश करते हैं एक अपनी तरफ से, और हम उनको डायलिसिस करके देखते हैं। फिर उन्होंने स्टार्ट किया, एक लाइन डलती है डायलिसिस के लिए, जी। तो वो लाइन डाली और डायलिसिस किया। मैं उस वक्त फिर भी मेंटली बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थी।
इस तरह होता रहा। आपको, मैं किसी से बातचीत नहीं करती थी। रेगुलर डायलिसिस नहीं हुआ उस कुछ अरसे तक? वो उस वक्त डायलिसिस इमरजेंसी हुआ, हाँ, अच्छा, स्टार्ट। क्योंकि बाद में जो इनका फिस्टूला वगैरह बनता है वो जी, तो बाद मेरा की उन्होंने बात। यही कहा कि फेस्टुला बनवा दें, हाँ। मगर अभी लाइन से 2 महीने होगा, फिर जब फेस्टुला रेडी हो जाएगा तो फेस्टुला से स्टार्ट कर देंगे। ओके। तो जब 2 महीने होता रहा, उसके दौरान हम मतलब मेरा ये था कि मेरी कंडीशन ये थी कि अगर मेरी फ्रेंड्स या मेरी कज़न्स मुझसे मिलने आती थी तो मुझे लगता था कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं इनसे कहती थी इनको घर से बाहर निकालो, ये मेरा मजाक उड़ाने आए, मुझे नहीं ट्रॉमा अच्छा होता लग है रहा। इतनी यंग एज में। और मेरे फेस पे दाने भी हो गए थे और फिर मैं स्टेरॉइड्स पे थी, तो मेरी बॉडी स्वेल कर गई थी बिल्कुल। तो उस वक्त इतनी आपकी कंडीशन, कितना ब्रेक आया पढ़ाई पे? पढ़ाई पे 1 साल का, एक साल का ब्रेक हाँ। आया। ये सब चीज़ें हुई, फिर डायलिसिस हुए, फिर हमने काफ़ी दुआएं वगैरह करवाई। फिर एकदम एक दफ़ा ये हुआ किडनी सेंटर में ही डायलिसिस हॉल में डायलिसिस के दौरान मुझे एक बहुत बड़ी वॉमिट हुई। उस वॉमिट के दौरान मेरे पेट से एक कीड़ा निकला। कीड़ा? जी, इतना बड़ा, बहुत वाइट कलर का। और फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी रिपोर्ट्स में चेंजेस आनी शुरू हो गई। यानी डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट्स वगैरह कराई, फिर उसके 1 महीने बाद डॉक्टर ने कहा इनको तो डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ठीक है, इनके तो किडनीज काम कर रहे हैं। तो वो फिर किडनी सेंटर की एक स्पेशल पेशेंट बन गई कि भाई ये तो ठीक हो गई हैं, ये ठीक हो गई हैं, इनको तो डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे डाल दिया मेडिसिन पर कि नहीं, आप अब सिर्फ मेडिसिन पर रहोगी, और वो मेरा फेस्टुला यूज़ नहीं हुआ। ओके। देन उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी एक सिस्टर है, मतलब बहुत मुझे साथ देती हैं। वो कहना चाहिए कि बहुत मेरी अपनी सिस्टर नहीं है, वो कज़न टाइप। तो जब आपका वो ब्रेक आया उसमें फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। यानी मैं फिर एजुकेशन लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि अब मेरी एक अलग फीलिंग थी। मैं कहती थी मैं पढ़ना भूल गई हूँ। मुझे कहते थे कुरानी आयत कोई पढ़ो, मैं कहती थी मुझे आती ही नहीं है। मैं कोई नॉवेल डाइजेस्ट वो भी नहीं, टीवी देखने में मुझे मज़ा नहीं आता था, मैं कुछ नहीं करती थी। आपकी सारी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया फिर दोबारा? बहुत, भाई बहन कज़न सब ने मिलकर बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरी जो सिस्टर हैं वो मुझे ले गई कॉलेज, तो एडमिशन के लिए। मैंने कहा नहीं, वहाँ मैंने कहा सब मजाक उड़ाएंगे, बॉडी सॉइल है, ये है, वो है। लेकिन फिर माशाल्लाह मैंने अपने आप को कवर किया। जिसने मजाक उड़ाया मैंने उनका ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर मैंने 2 साल टीचिंग की। फिर 1 साल का ब्रेक आया क्योंकि यूनिवर्सिटी की एडमिशन वो नहीं मिल रहा था मुझे कि इजाज़त के अपनी हेल्थ इश्यू से। फिर मैंने बहरिया में मास्टर्स किया। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है और मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है। फिर मैंने मास्टर्स जब मैं कर रही थी तो एक और क्राइसिस, मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई, सोराइसिस। तो डॉक्टर ने कहा कि सोराइसिस तो कभी ठीक होती ही नहीं है, और वो उसमें ये होता है कि आप मेरे पैर देखें कि स्किन पर स्किन आती रहती है और वो उतरती रहती है। और मुझे डॉक्टर्स ने इतना डरा दिया था कि ये आपकी पूरी बॉडी पे फैल जाएगा, ठीक नहीं होगा, ये होगा। मगर फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे डॉक्टर मिल गए, मेरी यूनिवर्सिटी की टीचर ने ही मुझे बताया, वो भी माशाल्लाह ठीक हुआ। उसके बाद मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, PMDCP किया। ओए भाई। और फिर पोस्ट मैजिस्ट्रेट मुझे डिप्लोमा। वो दिन याद आ रहा है हाँ, जब वो हम कहते हैं हमारे दांत में psychology। दर्द है, हम स्कूल नहीं जा सकते, हमारे पेट में दर्द है, छुट्टी कर लें, लेकिन इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की जब ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2 साल मैंने ADHD और डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ काम किया। जी भाई। देन फिर मेरी शादी हो गई, बच्चे हुए, लाइफ बहुत अच्छी हो गई। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 5 साल से मैं फिर डायलिसिस पर आ गई हूँ। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तो एक फाइटर हैं। बिल्कुल, मैं डायलिसिस के साथ घर भी संभाल, ये वाली बात है, चुटकी बजाने वाली बात है। घर भी देख रही हूँ और डायलिसिस भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप स्ट्रांग हैं। ट्वाइस अ वीक। आपको जल्दी लेकिन अब भी मुझे ये है कि मैं कुछ करूं, तो मैंने YouTube पर अपना एक चैनल बनाया हुआ है। अपने हस्बैंड की सपोर्ट से, पॉजिटिव बातें, उस पे मैं अपना जो है ऑनलाइन काउंसलिंग भी करती हूँ। और आपके बच्चे कितने? 2 हैं माशाल्लाह, बेटा और बेटी। और उसके अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं ऑनलाइन काउंसलिंग भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि आपकी ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है, और इसके बीच में इतने क्राइसिस आए, एक टाइम गुजारा है, ये जो गिफ्ट है इसको आप अच्छे से और ये बहुत बार हुआ है। क्योंकि जो दोबारा मेरे ये जो डायलिसिस स्टार्ट हुए उसके लिए मेरे 2 फेस्टुला बने, दोनों बर्स्ट हुए। और एक बार तो ऐसा बर्स्ट हुआ कि घर में पूरा खून हो गया और ऐसे लेकर भागे, और एज भी मेरा सिर्फ 2 रह गया था। माय गॉड। लेकिन उसमें भी अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी और दोबारा से मैं फिर पलट कर आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको जो नेक्स्ट मेरी गेस्ट हैं मैं उनसे मिलवाना चाहूँगी। शाज़िया उबैद मेरे सामने यहाँ बैठी हैं, और शाज़िया भी हर औरत की ज़िंदगी उसके लिए एक स्ट्रगल है। किसी की भी ज़िंदगी आप कहेंगे ना जो दूसरों की इंस्टा पे लगती है,
ऐसी नहीं होती, कोई किसी चीज़ से जूझ रहा होता है, कोई किसी चीज़ से लड़ रहा होता है। सो आइए आपकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। जी, मेरा नाम शाज़िया उबैद है और मैं ये सुन रही थी जब आप इंट्रो दे रही थी, जब आप नरेशन दे रही थी, तो मुझे लग रहा था कि आप मेरी ही लाइफ के स्टेप्स को बड़ी इजीली डिस्क्राइब कर रही हैं, बिकॉज मैं बहुत इजीली सब चीज़ों से रिलेट कर सकती हूँ। क्योंकि मैं अपने घर में ऐसा हुआ कि जब मैं बाय क्वालिफिकेशन तो मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, लेकिन मेरी जर्नी ज़्यादातर जो मैंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की वो अपनी शादी के बाद की, बच्चों के साथ की, तीनों बच्चों के साथ की, मतलब 2018 तक मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा। और नाउ अ डेज़ तो मैं अभी अपना एक ब्रांड मतलब ओन कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने स्ट्रगल जब स्टार्ट की, क्योंकि एक नॉर्मल मतलब अफोर्डेबल एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक़ था। फादर की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हुई दरमियान में, जब आई वॉज इन मतलब BSc मेरी डबल मैथ फिज़िक्स के साथ है। उसके बाद जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी कंप्यूटर साइंसेस में, फाइनल ईयर में थी, तो मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, वो बिल्कुल दिल हार बैठे। आई एम द लास्ट वन इन द फैमिली। तो उन्हें ये था, मदर जो थी मेरी डायबिटिक थी, तो मेरे फादर को ये था कि बस अब जब वो रिकवर कर गए तो उनको था कि मैं इनकी शादी कर दें ताकि आखिरी बच्ची मेरा है फर्ज एग्जैक्टली पूरा हो जाए। लेकिन वो मुझे तो शादी के में कोई साथ खास इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो मोटिवेशन थी कि मुझे तो कुछ करना है, मुझे तो कुछ बनना है। मेरी जो फ्रेंड्स थी वो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आगे मास्टर्स करने जा रही थी और मुझे कहा जा रहा था कि शादी कर लो, और वो भी एक नॉर्मल अरेंज मैरिज थी, तो इसलिए मैं और भी डरी हुई थी। लास्ट वन थी तो मैं पैम्पर्ड चाइल्ड भी बहुत थी, तो मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। लेकिन खैर पेरेंट्स ने कन्विंस भी किया, कुछ खुद भी ओबीडियंस थी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कहते हैं ना शादी एक जुआ है, तो मेरे लिए वो जुआ अच्छा रहा कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव माइंडेड, बहुत सपोर्टिव थे। और आपको मज़े की बात बताऊं कि जब शादी हो के मैं अपने लॉज में आई, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी, एजुकेटेड थे, लेकिन सब लोग अपने अपने जॉब करते थे, सब लोग थे। तो हस्बैंड की भी जो पहली ख्वाहिश थी वो मेरी तरह यही थी कि यार मुझे पढ़ना है, हाँ। क्योंकि वो भी यंग थे और उनकी भी ड्यूरिंग हस्बैंड को खुद भी पढ़ना है, उनको खुद भी पढ़ना और था। आपकी भी एक है जी। तो लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए ये आपको अपना एक सोलमेट मिल जाए एक अरेंज मैरिज में, ये लक होती है सर। बिल्कुल। तो खैर जब मैं तो वो उनको अपनी फैमिली डिज़ायर्स की वजह से उनको अपनी एजुकेशन के दरमियान जॉब करनी पड़ गई थी, तो उनकी भी डिग्री अभी इनकम्प्लीट थी। ओके। तो उन्होंने मुझे कहा, तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब मैं खुद भी वो और वो भी। तो खैर लेकिन कुदरत भी कुछ कर रही होती है। हमने मतलब ज़ाहिर शादी हो गई बहुत अर्ली एज में, लेकिन हुआ ये कि फ़र्स्ट बेबी मेरा बहुत जल्दी हुआ। जब फर्स्ट बेबी हुआ तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। वो एक मोटिवेशन है ना कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट किया। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरा बेटा माशाल्लाह थोड़ा सा 2-2.5 साल का होके उसने जब प्ले ग्रुप ज्वाइन किया, तो वो टाइम था कि मेरे हस्बैंड उस टाइम पे MBA कर रहे थे, मैंने B.Ed में एडमिशन लिया था और मेरा बेटा प्ले ग्रुप जाता था। अच्छा तीनों जा रहे हैं भाई, हाँ, पढ़ने जा रहे हैं तीनों। वाह कितना अच्छा लगता होगा, सबका लंच बॉक्स पैक हो रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि अपनी थ्रू आउट जर्नी में मैंने थोड़ा सा एक बात पर नज़र रखी कि हेल्दी डाइट बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा उस पर मैंने टाइम नहीं स्पेंड किया, बट मैंने सोचा कि हेल्दी डाइट दे दूँ बनिस्बत इसके कि इसको लेके हॉस्पिटल में बैठूँ। हाँ। तो अच्छा, लेकिन वो वाली बात है कि कुदरत भी अपना काम साथ चला रही थी। तो जो सेकंड बेबी मेरा बहुत जल्दी हो गया, दोनों बच्चों में सिर्फ 1 साल 5 महीने का फ़र्क था। तो जब वो लाइक ट्विंस मैंने उनको पाला, तो मैंने दरमियान में अपने एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन दोनों बच्चे एक साथ मुझसे पाले नहीं जा रहे थे। और नॉर्मल एक ट्रेडिशनल कंबाइंड फैमिली थी जी। और कंबाइंड फैमिली के बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नो डाउट, लेकिन एक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सब लोग भी रिलेट करेंगे, अपना बच्चा खुद ही देखना पड़ता है। बिल्कुल, चाहे कुछ भी कर ले। एग्जैक्टली। अम्मा को कह सकते हैं यार आपने मेरे बच्चे को सही खाना नहीं खिलाया, आप अपनी सास या नंद को नहीं कह सकते। मतलब माशाल्लाह 5 भाई हैं मेरे हस्बैंड और मेरी 3 नंदे हैं। माशाल्लाह सब लोग अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव माइंडेड है, बट लेकिन आपको झिझक भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होती है। वो पिछले दिनों जो आपने क्या हुआ, जो 2 बच्चे आप इकट्ठे पाल रही थी, फिर हाँ वही मैं कहने लगी थी ये कि जो आपने लास्ट टाइम मैं आपका प्रोग्राम चला ना, मायरी जो एक ड्रामा चल रहा था, तो मैं उसे बहुत रिलेट कर पाती थी, क्योंकि पहला बेटा ही संभाला नहीं जा रहा था, समझ ही नहीं आता था, और दूसरा भी ऊपर से हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा दरमियान में 1 साल का गैप लिया अपनी स्टडीज में, क्योंकि मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि अपने ऊपर इतना जुल्म भी नहीं करें भाई। और क्या क्योंकि हस्बैंड बहुत सपोर्टिव भी हो ना, बहुत सपोर्टिव भी हो, तो ही कांट बी अ मदर। वो बच्चे को तो माँ ही चाहिए। तो मैंने 1 साल का बस गैप लिया बीच में। तो मतलब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तो मेरा फर्स्ट बेबी था, मैंने गैप ले लिया। फिर जब सेकंड सेमेस्टर आया तो मेरा सेकंड बेबी था, तो मैंने उसके बाद फिर कंटिन्यू किया।
तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोग शादी के 4-5 साल के बाद कराची मूव हो गए। जब ये सब कुछ मेरी जो एजुकेशन और मेरी शादी मुल्तान में हुई थी, तो हम भी कराची मूव हो गए। कराची मूव हुए तो मैंने अकॉर्डिंग टू माय फैमिली डिज़ायर, क्योंकि हाउस हेल्प मुझे कोई ऐसी नहीं मिल पा रही थी जो कि टेम्प्रेरी एक तो मिलती हैं, लेकिन कोई ऐसी नहीं मिल पाई थी जिस पे मैं ये रिलाई करती कि मैं अपने बच्चे भी छोड़ जाऊँ और घर भी छोड़ जाऊँ। तो मैं जॉब्स तो क्या किया नहीं फिर कर आपने? सकती। फिर मैंने तकरीबन 7 to 8 ईयर्स मैंने होम ट्यूशन की। अच्छा, होम ट्यूशन से मुझे 2 बेनिफिट्स हुए। एक तो ये कि मेरी जो भी एजुकेशन थी, आई वुड कीप इन टच कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन एजुकेशन। दोबारा पढ़ती रही ना, वो रिवाइज होता रहा। एग्जैक्टली, मेरा मतलब कुछ भी पुराना नहीं हुआ। सेकंड थिंग इज दिस कि मेरे बच्चों की ग्रूमिंग और ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो गई। आपके अपने बच्चों की? एग्जैक्टली, क्योंकि वो 2-2.5 घंटे सब बच्चों के साथ बैठते थे, और बच्चे मैंने कभी 4 to 5 से ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब स्टूडेंट्स मैंने नहीं लिए। अच्छा। लेकिन फिर उनका रिजल्ट डेफिनेट होता था। ओके। तो वो बल्कि बाज़ वक़्त मुझे समटाइम लोगों को इनकार करना पड़ता था कि नहीं मैं नहीं लूँगी, मैं अगर नहीं अटेंशन दे पाऊंगी तो फिर मैं ये डिसऑनेस्टी हो जाएगी मेरी अंदर के टीचर के साथ से। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद ये हुआ कि बच्चे जो हैं माशाल्लाह अच्छे स्कूल्स में गए। मतलब मैं नाम नहीं यहाँ कोट कर सकती, लेकिन कराची के टॉप मोस्ट स्कूल्स में गए, और कुछ ऐसे स्कूल्स में भी गए, दोनों मेरे बड़े बेटे, जहाँ का एंट्री टेस्ट पास करना ही एक जो है ना वो बहुत ही जुए शीर लाने के बराबर था। लेकिन ये है कि वो मुझे तो चैलेंजेस लेने की आदत है, उसको भी। अच्छा, मेरी जो बेसिक चीज़ है ना, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी, शायद हमारे लिए कुछ वो जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जहद मुसलसल की तरह काटी है। लेकिन हमने उसको जहद मुसलसल को थोड़ा सा प्लान करके काटा। कि हम थोड़ा सा प्लान इस तरह से, जैसे पहला बेबी हुआ, नहलाना नहीं आता, संभालना नहीं आता, उन्होंने बाथ चेयर ला दी, क्या जैसे करके देखो। अच्छा, अब उनका कोई असाइनमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिंदगी में। हाँ, क्योंकि दोनों न्यूली पेरेंट्स थे, पता तो वो था नहीं। खैर, वो इस तरह करते करते चीज़ें काफ़ी हद तक मैं सीख गई। फिर ये हुआ कि जब जैसे बच्चों को मैंने आगे एडमिशन करवाना था या उनको मैंने टेस्ट क्लियर करवाना था, तो टेस्ट बहुत हार्ड था, हर कोई मुझसे पैसे चार्ज करना चाह रहा था, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में। तो मुझे ये था कि नहीं, मैं खुद करवा लूँगी। तो मैंने उस स्कूल का सिलेबस ले लिया और फिर उनको तैयार, वो अपने बच्चों को उस स्कूल के सिलेबस के हवाले से तैयार किया। और मैं होम ट्यूशन तो कर ही नहीं थी, क्योंकि उनकी वजह से मैं जॉब नहीं कर रही। मैं मुझे यहाँ सॉरी आपकी बात कट करनी पड़ेगी, लेकिन इन सारी बातों को समेटती हूँ अगर मैं, और आपकी स्टोरी से अगर मैं एंड करूँगी अपने शो का, तो समझ ये आ रही है कि एक माँ जिसने पढ़ा लिखा बहुत, और वो जाहिर है अपने बच्चों की वजह से बाहर इतना जॉब नहीं कर सकी, लेकिन उसने अपने बच्चों को पढ़ाई में वहाँ खड़ा कर दिया। मैंने फिर की, मतलब हाँ, क्योंकि वो तो मैंने टाइम मैंने स्पेंड कर लिया, क्योंकि ट्विंस को मैं पाल रही थी ना, जस्ट लाइक ट्विंस से बहुत टाइम खत्म हो गया मेरी जान, आई एम सो सॉरी मुझे, लेकिन आप अब एंड बताएं कि अब आप क्या करें। हाँ, मैं अब जो है ये आपकी ब्लू पॉटरी डिज़ाइन करती हूँ। ओके। और मेरी साथ टीम है, जो कि मैंने एमएड भी किया 3rd बेबी के बाद, उसके साथ मैंने फिर एमएड किया, और अपनी फिर जॉब को मैं अभी तक हमने 2 बच्चों की कहानी सुनी थी, अब तीसरे बच्चे की कहानी यहाँ एंड। हाँ, तो मतलब 2018 तक मैंने एमएड किया, लेकिन मैंने अब ये सोचा कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ कोविड के बाद से, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये जो एजुकेशन है, ये जो पढ़ाई है, यही तो आपको बताती है कि अच्छा अब आप ये नहीं कर सकते तो उसका हल क्या है, तब आप ये कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं। सो यहाँ आप सबकी, बिल्कुल आप सबकी बातें सुनने के बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई कभी रायगा नहीं जाती, चाहे आपने जब भी पढ़ी हो। ये ऐसी चीज़ है जैसे आप कहते हैं ना, ड्राइविंग आप कभी नहीं भूलते, जब भी गाड़ी चलाना सीखी हो, जब वक्त पड़ता है आप गाड़ी थोड़े प्रैक्टिस करते दोबारा आ जाते। एजुकेशन बिल्कुल उसी तरह है, तो कभी ये ना सोचें हाय हमने इतना पढ़ा लिखा ज़ाया हो गया, इजाज़त नहीं मिली शादी के बाद, फलाना नहीं कर सके, ये नहीं कर सके। जो भी आपने एजुकेशन लिए वो कभी रायगा नहीं जाएगी, कभी वो बच्चों को, बिल्कुल जब आप बच्चे पाल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने में, उनको अपग्रेड करने में काम आएगी। सो एक से एक ज़हीन खातून इस वक्त मेरे पास यहाँ अंडर वन रूफ मौजूद है, बड़ी कीमती है मेरा सेट आज का। और यहाँ इनकी वजह से हमने ये सीखा, हमने ये जाना कि सबसे पहले चाह अपने दिल में होती है, लगन अपने दिल में होती है, तभी तो आप उस आग को दूसरों तक बांट सकते हैं। जब आपके अंदर ही चाह नहीं होगी तो बहुत बहाने हैं, सास इजाज़त नहीं देती, मियाँ इजाज़त नहीं देता, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, बच्चे बहुत तंग करते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। और आप में इतनी ताकत है कि आप पता नहीं क्या क्या कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए तो शेरनी बन जाती हैं। सो बस आपसे यही कहना है, एजुकेशन की, अपने पैरों पे खड़े होने की कोई उम्र नहीं होती, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं और अपने ख्वाब पूरे कर सकती हैं, सितारे आसमान छू सकती हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आपकी ज़िंदगी अल्लाह मियाँ इसी तरह हिम्मत से आपको आगे बढ़ाता चला जाए
और आसमान तो आप लोग छू चुकी हैं, बस अब आगे देखें क्या होना है ज़िंदगी में इंशाल्लाह। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। है मैं एक पुराने वक्तों में चली गई, फ्लैशबैक में चली गई, जब मैं एयरवेज ज़ौक़ में होती थी। वहाँ मेरा आखिरी दिन था और किसी का पहला दिन था। अब सोचिए इतने अरसे बाद, यानी इस शो को करते हुए मुझे 15 साल हो गए। 15 साल पुरानी कहानी है कि जब एक वक्त था कि मेरा फेयरवेल था और एक शख्सियत ने एयरवेज ज़ौक़ में कदम रखा था। वो इस वक्त मेरे सामने है, शेफ़ आरिफ दाऊद इस वक्त मेरे यहाँ शो पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दाल सब्जी क्या करते थे? दाल सब्जी, और मुझे यही याद है कि आपने स्क्रीन ब्रेक किया एयरवे के लिए। हाँ। और अब दूसरे दिन चली गई और फिर जो गई तो ऐसे माशाल्लाह ऊपर गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो मुझे भी जो ब्लेसिंग्स देके गई कि मेरा भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैंने कहा जीते रहो। जी आरिफ साहब जी बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में कि वहाँ से एयरवेज ज़ौक़ से पहले और कितने अरसे से आप एज शेफ़ जो है वो अपनी बिजनेस रन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। एज ए शेफ़ तो 35-40 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। छोटी एज से। इसके बाद फिर चैनल्स, एक और चैनल, हाँ। फिर इसके बाद दुबई मूव हो गए थे, तो 12 साल से दुबई में हूँ मगर काम करता रहा। अच्छा। अभी कोविड के बाद जो है वो फिर आना कम हो गया पाकिस्तान। तो वहाँ पे ही तो दुबई आप शिफ्ट हो गए थे, वहाँ आपने कुछ रेस्टोरेंट वगैरह रेस्टोरेंट्स और कंपनीज के लिए जो है एज एडवाइजर काम कर रहा हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ। और ये है कि वक्तन फ़वक्तन मीडिया से ये इस तरह है कि ये मेरा शो अभी भी दूसरे चैनल पे चल रहा है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल चल रहा है। अच्छा, यूट्यूब चैनल चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो हमारी जो ख़वातीन सारी यहाँ आई थी ना, बड़ी उनको पढ़ाई और ये सारी चीज़ें करने की वजह से उनको कुछ ऐसा कुछ खाना बताएं या कुछ ऐसी, वो कहते हैं ना कि अपना ख्याल नहीं रखती ख़वातीन जी, तो कुछ ऐसी रेसिपी बताएं कि वो लंच बॉक्स में भी उसे पैक करके ले जा सकें। नहीं क्या मैंने आज जो चूज़ किया है ये हमने क्या किया है कि आजकल बड़ा ट्रेंड है एनर्जी ड्रिंक्स का, सप्लीमेंट्स का, और हम जो दवाइयों से सहारा लेते हैं। और हमारे पास कुदरत के ये देखें यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट हैं। हाँ। और ये शुगरलेस हैं। सबसे बड़ी बात है, शुगर वाला एक इशू होता है जो नहीं खा पाते हैं। तो हम क्या बना रहे हैं? ये हम प्रोटीन लड्डू बना रहे हैं। तो हमारी ख़वातीन के लिए हम आज प्रोटीन लड्डू बना रहे हैं। ख़वातीन क्या, मर्द हजरात के लिए भी। लेकिन वो वाली चीज़ है ना कि अपना वो ख्याल, सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। सो आरिफ साहब जो हैं वो हमें सिखाएंगे। तो थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दें कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं जितने, हाँ, एक तो हाई फाइबर है। अच्छा, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स फाइबर की। हाँ। इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और कोरोना के बाद वीक हो गया। हाँ। तो ये नेचुरली तौर पे इम्यून सिस्टम, क्योंकि इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, आपको जवान रखते हैं। ये बोलते हैं ना ख़वातीन को, वो फ़ौरन खा लेंगी। नहीं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हाँ, सबके लिए। मैं तो इसलिए ख़वातीन से रिलेट करूँ कि अभी ख़वातीन होके अच्छा, अब ये है कि आपको मैंने पानी चाहिए, मैं नहीं, पानी नहीं होगा थोड़ा सा। पाकिस्तान जब आते हैं हाँ, तो थोड़ा सा मट्टी हमारी मट्टी की खुशबू हमारे गले तक पहुंच जाए। अच्छा, ये तमाम ड्राई फ्रूट्स ले लिए मैंने। हाँ। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स को मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो पहले फ्राई करके, मगर हम यहाँ के टाइम को देखते हुए जी जी। तो ये तमाम सा हल्का सा ये तमाम ड्राई फ्रूट हमारे जो है वो रोस्ट होंगे ताकि हम इनको बाइंड कर सकें। यहाँ पे पिस्ता है, बादाम है, और खोपरा, जो आप ले सकते हैं। मगर ये है कि बादाम और हम वॉलनट्स यानी कि अखरोट जो हैं, और इसके अलावा हमारे पम्पकिन सीड्स और हमारे मेलन सीड्स, काजू, ये सारी चीज़ें। और ये चूँकि सारी चीज़ों को हम ख्याल करते हैं कि हमें जिंक भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, और हमें आयरन भी चाहिए, हमें फाइबर भी चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हर उसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखी है। यहाँ पे हम चूँकि शुगर यूज़ नहीं करेंगे, तो हमने क्या किया है कि हमने अंजीर, किशमिश और खजूर का सहारा लिया है बाइंडिंग के लिए और मिठास के लिए, नेचुरल। अच्छा आरिफ साहब, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी स्पेशलिटी क्या है? जो हर शेफ होता है ना, उसकी खुद चॉइस और स्पेशलिटी होती है। देसी, वेस्टर्न, मीठा, दाल सब्जी, गोश्त, क्या है आप? देखिए, 11 साल तो मैंने एज अ वेजिटेरियन शेफ़, और आई एम द ओनली वेजिटेरियन शेफ़ इन पाकिस्तान। ओके। और मेरा शो एक ही नाम से 2 चैनल्स पे हमारे यहाँ एयरवे पे भी हम करते रहे। तो वो मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि किसी वेजिटेरियन शो को 11 साल तक हर रोज़ एक नई एपिसोड देना, क्योंकि वेजिटेरियन में हमें जो है ग्राउंड इतना बड़ा नहीं मिलता। बिल्कुल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो स्पेशलिटी वेजिटेरियन था,
मगर ये है कि फिर इसके बाद यहाँ के कुछ लाइव शोज भी किए थे जो नॉन वेज थे, यानी कि नॉर्मल शोज थे। ओके। तो फिर जो है वो सब कुछ ये, मगर आप खुद खाते हैं गोश्त या आप भी खुद वेजिटेरियन हो गए? नहीं, मैं पसंद ज़रूर करता हूँ, मगर ये है कि गोश्त में मैं हर एक से कहता हूँ कि हमें ये है कि हर चीज़ छोड़नी नहीं होती, मगर इतनी ज़्यादा खानी भी नहीं होती। अच्छा आरिफ साहब, एक बात बताएं, मैं बड़ी अजीब सी इस कश्मकश का शिकार हूँ। जब मैं खाना खुद पकाती हूँ तो मेरी तो भूखी उड़ जाती है। हाँ, ऐसा होता है। आपके साथ होता है? ऐसा होता है, आप फीड हो जाते हो। आपका जो हमारा ब्रेन साथ काम कर रहा होता है, तो हमारा ब्रेन भी खाना खाता है। ओह। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्टमक के लिए खाते हैं। अब आप देखें ना कि आपको अगर रात के 12 बजे क्रेविंग होती है बर्गर की, क्यों होती है? आपका ब्रेन आपको एक पैगाम दे रहा होता है। तो आप जब कुछ चीज़ सोचते हो, वो ब्रेन आपको एक पैगाम देता है कि मुझे ये खाना है। तो इसी तरह वो आपका ब्रेन जो है वो जब आप बना रही होती हैं तो वो कहता है कि नहीं, इट्स इनफ, जितना था वो मैंने खा लिया। हाँ, मैंने खा लिया। पेट भर गया। तो इसलिए आपका ऐसा होता है कि हम भी खाना बनाते हैं। इवन हम बड़ी बड़ी दावतों में अपने ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम जो है वो, ये तो हमारे ड्राई थे ना। अब हमने किशमिश और इनको पानी में भिगोया था। अच्छा, वो मीठी तो चीज़ इसका मॉइस्चर खत्म करने के लिए, क्योंकि ये हमें इसकी जो है इंजीर डाली है आपने, किशमिश डाली है, किशमिश डाली है और खजूर डाली है। तीन मैं साथ साथ ये भी पूछती जाऊँ ना। हाँ बिल्कुल, ये रेसिपी जो है वो, ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो तो उनको हमने डायरेक्ट रोस्ट किया। इनका हम मॉइस्चर मार रहे हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ, यानी कि अगर ये लड्डू रखें भी और फ्रिज के बगैर रखें तो ये ख़राब ना हो। और ये बाइंडिंग का काम, स्वीटनेस का काम, ये सारी चीज़ें देंगे। तो इसमें देखें, हमने ना कोई शुगर ना गुड़, कोई चीज़ यूज़ नहीं की। इसका सिर्फ यहाँ पे हम मॉइस्चर मार रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और ऐसा करें कि ये चीज़ें। अच्छा, एक मुझे बात बताएं ना, मैं खवातीन के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी को बिल्कुल खाना पकाना नहीं आता, जीरो है, शुरुआत कैसे करें? देखें, अंडा उबालने से कैसे सीखना शुरू नहीं, करें? अंडा उबालने से तो नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हमने, जैसे अब मैं टीवी का हवाला दूं या अपने यूट्यूब चैनल का हवाला दूं? यूट्यूब चैनल का तो देते हैं हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे हम जैसे कढ़ाई सिखा रहे हैं शनिवारी, ठीक है, मगर मैं एक बेसिक भी देता हूँ। बेसिक बताए ना आपने यूट्यूब चैनल का नाम? आज का खाना विद आरिफ दाऊद। आज का खाना विद आरिफ दाऊद जी। तो वो वहाँ पे ऐसा है कि, अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ हम खवातीन करते हैं, मगर हम जब इंटरनेशनली जाते हैं, और आप तो माशाल्लाह बहुत ट्रैवल करती हैं, जितने बैचलर्स हैं और वो अपने घर वालों से दूर, माओ से दूर, वो बड़ा याद करते हैं यूट्यूब चैनल देखकर आपका खाना तो उनको हम बिगनर्स भी देते हैं। जैसे हम फिर ये नहीं करते कि वो अगर लड़का है तो वो सिर्फ अंडा उबाल ले या ऑमलेट बना ले। हम कहते हैं कि पुलाव भी बनाओ। शौक भी तो इतना होता है लड़कों को खाना खाने नहीं, याद करते हैं, बड़ा याद करते हैं। तो हम उनको ये नहीं है कि हम उनको ये कहें कि सिर्फ आप जो है अंडे पे काम करो, पुलाव भी बनाओ, बिरयानी बनाओ। कैसे शुरू करें? मैं आपसे सारी वीडियोस हैं मेरी ना। अच्छा, इतनी सारी आप पूरा ऐसे बताते हैं कि प्याज को ऐसे काटो, ये 100%, बल्कि उनको वो टिप्स भी देते हैं, बल्कि खवातीन को भी देते हैं। पाकिस्तान के हालात देखते हुए, बंद कर दें? हाँ, ये बंद कर दें, सॉरी। पाकिस्तान के हालात देखते, खुला हुआ है ना, तो सब सारा पसीना पसीना हो जाएंगे। चले, हाँ, पाकिस्तान के हालात देखते हुए, हाँ, अच्छा छोड़ दें, चले, कि गैस की बचत कैसे करनी है। हमारे यहाँ क्या होता है, पानी का तनासुब नहीं देखते, डाल दिया, उसको जला रहे हैं पानी को, वो जलते जलते आधा सिलेंडर या जो लाइन होती है, जी। इस तरह होता है कि अनियन को किस तरह शॉर्ट तरीके से फौरी तौर पे फ्राई हो जाए। गोश्त गलाने के टिप्स हैं, तो वो सारे हम साथ देते हैं। तो वो खवातीन को भी काम आते हैं, लड़कों को भी काम आते हैं। अच्छा, अब ये गोंद है, ये गोंद मैंने थोड़े से तैयार हो गए लड्डू, अब बस इसको हम असेंबल करेंगे। तो ये गोंद है, ये देखें फ्राई करके मैंने क्रश कर लिया था। ये हड्डियों के लिए बेहतरीन है, ठीक है। ये इसे एडिबल गम्स कहते हैं। एडिबल गम ले लें आप। ये उसमें डलती है ना, जो बच्चा होने के बाद क्या होता है? पंजीरी। हाँ, पंजीरी में। अच्छा, ये पता है कि ये एक कॉम्बिनेशन है। इसमें खशखाश आपकी आंखों के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए, तमाम जितनी भी हमारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं। मेरा मेन कॉन्सेप्ट, हड्डियों की बीमारी, बहुत ज़्यादा दर्द, हर जवान भी कह रहा होता है कि जी मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। इसके अलावा जो है आंखों की बिनाई के लिए अगर ये दिया जाए, जिनके चश्मे लगे हुए हैं। लड्डू बताए ना कैसे बनाएंगे? ऐसा ना हो प्रोग्राम खत्म हो जाए और लड्डू रह जाए हमारा। नहीं, ये हो जाएंगे। मैं आपको ये दिखा दूं, साथ साथ बोलते भी जाएं, आपको तो आदत है, प्रैक्टिस 11 साल से। बहुत गर्म चुके हैं। अच्छा, हम यहाँ वैसे नॉर्मल दिनों में इसको ठंडा करते हैं। ऑडियंस से भी कहेंगे कि हाँ, बस मैं आपको बता देता हूँ, चमचे से कर लें। तो ये थोड़ा सा जो है ठंडा करके फिर लड्डू बनाए। हाँ, लड्डू को हाथ नहीं जाएगा ना। अच्छा, ठीक। मगर ये है कि बनाना नीम गर्म में है, क्योंकि फिर बाइंडिंग नहीं आएगी। तो ये देखें, ये जो है ना, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं कर देता हूँ। चलिए, बस हम लड्डू तो बना लेंगे ना आप लोग।
नहीं, कोई मैं मसला एक दो है। लड्डू बना के दिखा देता इतना हूँ, गर्म है। कोई इशू नहीं। अच्छा, तो ये इससे फ़ायदा क्या होगा ये खाने से? एक तो आप जवान रहेंगे, सबसे पहला फ़ायदा तो ये ताकत रहेगी। नाश्ता नहीं करके गए अगर ये खा लिया गाड़ी में, ट्रैवलिंग में जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी बार है समझे, ये एनर्जी बार, देसी एनर्जी बार है। हाँ। और ये आपका जो है ये ठंडा होने के बाद हाँ। बहुत अच्छी तरह बाइंड होंगे, ये बहुत अच्छी तरह जो है ये लड्डू। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ़ायदेमंद बहुत है। मतलब अच्छा, मैं जैसे ये पाकिस्तान में लोगों को जो पसंद है वो खाने में, वो तो हमें पता है। दुबई में क्या पसंद होता है लोगों दुबई में देखें मिस करते हैं पाकिस्तान को। हाँ। तो वैसे तो वहाँ पे जब रहने के बाद आपका 10-12 साल बाद ये हो जाता है कि अरबिक कुजीन्स जितने हैं वो आप हैबिचुअल हो जाते हैं। वो तो बहुत फीके फीके होते हैं। नहीं, अब वहाँ पे भी देखें ना, उन लोगों को पता चल गया है। जैसे मंदी है, तो मंदी में आपको पता है कि पहले सिर्फ मंदी आती थी जो बहुत फीकी सी होती थी। अब उन्होंने मसाला चिकन जो है वो ग्रिल करते हैं। पहले जो उनकी एक उबली हुई सी मंदी होती थी, अब वो ग्रिल भी होती है, उस पर टिक्कों की तरह स्पाइसेस भी होते हैं। अच्छा, और बाकी सारी अरब कंट्रीज ऐसा नहीं है। इजिप्शियन खाने बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। अच्छा, और टर्किश भी जो है वो तो वहाँ आपने पे वो सारे कजीन्स भी वहाँ जाके सीखे? 100%। साहब सिर्फ दाल सब्जी वाले आरिफ साहब नहीं है, नहीं, बल्कि नहीं, दाल वो सब्जी। इंटरनेशनल आरिफ दाऊद हैं। नहीं, और अगर हमने तो अभी खाली लड्डू बनाना सीखे, लेकिन अगर आप चाहते हैं आरिफ साहब से और मज़ीद इनकी रेसिपीज जानना तो इनका यूट्यूब चैनल है। दोबारा से एक दफ़ा नाम बताएंगे हम ताकि लोगों को याद रहे। आज का खाना विद आरिफ। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, अम्मी अब्बू नज़दीक ना हो, अकेले किचन में हो, तो आरिफ दाऊद का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और सीखें आपसे रेसिपीज। थैंक यू सो मच। आज का शो यहीं तक। मैं किधर देखूं, उधर के उधर। हाँ, आज का शो यहीं तक था। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए। आज तो मुझे स्पेशल दुआएं दें, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि बस निदा अब मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, कोई बात नहीं, थोड़ी उम्र हो गई, बच्चे हो गए तो क्या हुआ, अब मैं 0 से 0 मीटर शुरू करूँगी अपनी गाड़ी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।